हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का जो हिस्ट्री है उसका पार्ट 2 यानी मिडाइवल इंडिया। इस मिडाइवल इंडिया में हम लोग जो चैप्टर जो कवर करेंगे आज वो करेंगे इसका 5वां चैप्टर जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। ठीक है, सेकंड हो गया वक्ती सूफी ट्रेडिशन, थर्ड हो गया एन इंपेरियल कैपिटल विजयनगर, एंड जो 8वां हो गया ये हो गया जमींदार एंड द स्टेट। ठीक है, जिसमें एग्रीगेशन सोसाइटी की हम लोग बात करेंगे। नाउ इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स एंड और उसका जो परसेप्शन है सोसाइटी को लेकर क्या था ये हम देखेंगे। तो इसका जो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि अल-ब्रूनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम जो था इसको लेकर के अल-ब्रूनी की क्या समझ थी, तो ये देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। डिकोड करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग पहले देखेंगे कि सवाल में पूछ क्या रहा है, और सवाल जब उसका आंसर जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो उस आंसर को हम लोग हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए डिकोड करते हैं। ये पूछा अल-ब्रूनी का अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा है किसी को लेकर के, कास्ट सिस्टम जो इंडिया में था उसको लेकर। तो इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, हमेशा फैक्ट इसमें डाल सकते हैं कि अल-ब्रूनी कहाँ से आया था, कब आया था, इसने कौन सी किताब में इसका जिक्र किया है। तो लिख सकते हैं अल-ब्रूनी जो क्या था, एक पर्सन स्कॉलर था, विजिटेड इंडिया इन 11th सेंचुरी। ठीक है, और साथ साथ हम लोग इसको अंडरलाइन भी करते जाएंगे जो फैक्ट होगा। नाउ प्रोवाइडेड अ डिटेल अकाउंट ऑफ कास्ट सिस्टम इन हिज वर्क किताबुल हिंद। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम के बारे में बताया अपने किताब किसमें, किताबुल हिंद के बारे में। ठीक है, एक नंबर का सवाल पूछा आता है कि किताबुल हिंद जो है ये किसने लिखा था, तो आपको बताना पड़ेगा कौन था, अल-ब्रूनी। ठीक है, नाउ अब आते हैं इसका जो मेन आंसर जो पूछ रहा है कि कास्ट सिस्टम के बारे में इसकी क्या समझ थी, वो हम एक एक करके देखते हैं। तो ही ऑब्जर्व दैट इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण। वो देखता है कि भाई भारतीय जो समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो हो गए कौन सा वर्ग होता है, तो पृष्ठ बोले तो पुरोहित वर्ग होता था, आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो इसमें हो सकता है 4 वर्ग ब्राह्मण। ठीक है, अब ब्राह्मण हो गया जिसमें पुरोहित कहते हैं हम लोग, क्षत्रिय जो योद्धा वर्ग होता था, वैश्य जो व्यापारी वर्ग होता था, और शूद्र जो होता था ये सेवक वर्ग होता था। ठीक है, तो ये चार चीजों का ये वर्णन करता है कि यहाँ पे वर्ण सिस्टम जो है इंडियन सोसाइटी 4 भागों में डिवाइडेड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अल-ब्रूनी नोटेड दैट हिज हायरार्किकल स्ट्रक्चर वाज हेरिडिटरी। देखता है कि यहाँ का जो हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है ये वंशानुगत है अपने आप में, और रिजिड है, काफी ज्यादा कठोर है। नाउ एंड विद ईच कास्ट हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ ड्यूटीज। और हर एक कास्ट की, हर एक जाति की अपनी क्या है, अपने कुछ कर्तव्य हैं और उनकी कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नाउ दूसरा पॉइंट, ही कंपेयर द इंडियन कास्ट सिस्टम टू द सोशल डिवीजन इन द अदर सोसाइटी। ये यहाँ जो इंडिया का जो कास्ट जो वर्ण सिस्टम है, जो 4 जिसमें आपको मालूम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, वो इसके बाकी यूरोप हो गया, एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया होगा, वहां के जो सोशल डिवीजन है उनसे कंपेयर करता है, खासकर किससे, जो एंशिएंट पर्शिया में जो था उनकी बात कर रहा है। नाउ तीसरी बात करें तो ही वाज क्रिटिकल ऑफ द नोशन ऑफ द पोल्यूशन एसोसिएटेड विद द सर्टेन कास्ट। अच्छा, ये इस बात से ये बिल्कुल भी असहमति जताता है कि भाई जो पोल्यूटेड नाम का कोई चीज होता है, अशुद्धता नाम की कोई चीज होती है, जैसे इंडिया में क्या था कि हाँ ये जाति जो है ये शुद्र हो गई या अनटचेबल्स हो गई, ये अशुद्ध होते हैं, ये इस बात से बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं रखता है। यानी कहने का मतलब ये साफ साफ बोलता है कि नहीं, इस ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल, बोलता है कि प्रकृति के नियम के अनुसार एनीथिंग इम्प्योर अल्टीमेटली बिकम्स प्योर अगेन। कोई भी चीज अशुद्ध है तो समय के साथ क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, ये इसका मानना था। नाउ हम इसके कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि अल-ब्रूनी ऑब्जर्वेशन हाईलाइट बोथ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम इन मिडाइवल इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम साफ साफ इसमें हम लिख सकते हैं कि अल-ब्रूनी की जो टिप्पणियां जो मध्यकालीन भारत की जाति व्यवस्थाओं की जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, और कठोरताओं का ये उजागर करती है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा जो अल-ब्रूनी जो क्या होता है, ये यहाँ के जाति व्यवस्था के बारे में बताता है। ये सवाल सीबीएसई कई बार पूछ चुकी है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल इब्न बतूता का पूछ रहा है। इब्न बतूता का ऑब्जर्वेशन क्या था, किस चीज को लेकर के, कि हमारे जो इंडियन जो शहर जो थे, ठीक है, उनके प्रोस्पेरिटी को लेकर के और अर्बन कल्चर को लेकर के। यानी सवाल साफ साफ क्या पूछा जा रहा है, सवाल आपसे साफ साफ पूछा जा रहा है कि भाई 14वीं शताब्दी में भारतीय शहरों की समृद्धि और शहरी संस्कृति पर इब्न बतूता की टिप्पणियों का विश्लेषण कीजिए, कि उसने जो भी यहाँ के शहर के बारे में कहा है उसकी हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे इब्न बतूता। ठीक है, कब आया, कौन सा किताब लिखा, ये देखिए।
कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता अ मोरक्कन ट्रेवलर, ठीक है, ये मोरक्को का क्या था? मोरक्को का यात्री था जो इंडिया में आया था। तो हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि ये क्या था? मोरक्को का ट्रेवल था। ये कब आया था? 14th सेंचुरी में आया था, ठीक है। इसने देखा विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन सिटी, इसने क्या किया? अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया है भारतीय शहरों के बारे में, एंड हिज ट्रेवलर रिहाला, और इसकी जो भी यहाँ पे यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, जो बुक का नाम क्या है? रिहाला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हाँ, इसमें क्या क्या शहरों के बारे में बताता है ये हम देखते हैं। तो शहरों के बारे में बताता है कि जो जैसे दिल्ली जैसे शहर है, बोलता है कि ये जो दिल्ली जैसे शहर है काफी ज्यादा पॉपुलेटेड है, डेंसली घनी यहाँ पे आबादी रहती है, एंड प्रोस्पेरस, और क्या ये समृद्ध है, अपने आप में समृद्ध है, विद द बस्टलिंग मार्केट दैट वेयर द हब ऑफ द सोशल। और जो यहाँ का जो मार्केट है, जो भी बड़ा मार्केट है, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होते हैं, साथ साथ ये सोशल, कल्चर और तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं, ठीक है। नाउ द स्ट्रीट्स वर क्राउडेड, गलियां जो है पूरी तंग रहती हैं, भीड़ रहती है गलियों में, एंड द मार्केट वर वाइब्रेंट एंड ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट में चमक दमक रहेगी और हर एक तरह के सामान यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको बता दिया, तो भीड़ रहती है और बाजार जीवन से भरे हुए, और यहाँ विभिन्न प्रकार के सामान उपलब्ध थे ना। उन्होंने ये भी नोट किया है कि इन शहरी केंद्र में मस्जिदों और मंदिरों की उपस्थिति धार्मिक विविधता को दर्शाती है, यानी मार्केट में दोनों होंगे, मस्जिद भी होंगे और मंदिर भी देखने को मिलेंगे एक साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उस समय के हिंदू मुसलमान में कितना ज्यादा, ठीक है, मेल मिलाप था, हार्मनी था। नाउ सार्वजनिक कलाकार और मनोरंजनकर्ता शहरों की संस्कृति संपन्नता में योगदान करते थे। जो भी कलाकार हो गए, ठीक है, जो भी इंटरटेनर हो गए, वो आते थे और अपनी कला का प्रदर्शन वगैरह करते थे मार्केट में। नाउ तो इसमें हम साफ साफ इसमें कह सकते हैं, ठीक है, इसमें जो भी है कि ही ऑल्सो नोटेड द प्रेजेंस ऑफ द बोथ मॉस्क एंड द टेम्पल, ठीक है, ये दोनों के बारे में जिक्र करता है, और ये जो बताता है रिलीजियस डाइवर्सिटी की, ठीक है, जो हमारी धार्मिक जो विविधता है इसके बारे में चर्चा करता है, एंड द पब्लिक परफॉर्मर, ठीक है, जो लोग हर जगह परफॉर्म करते हैं, ठीक है, खास करके सार्वजनिक प्लेस पे इंटरटेनर्स हो गए, ये भी यहाँ पे कल्चर रिचनेस को बढ़ाते थे, ठीक है। इसका हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में साफ साफ हम लिख सकते हैं कि इब्न बतूता अकाउंट्स प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंसाइट इन द अर्बन लाइफ, ठीक है। तो जो हमारा शहरी जीवन जो है ना, इसके बारे में बताते हैं, एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ठीक है, जो आर्थिक यहाँ की जो समृद्धि है उसको बताते हैं किस पीरियड में? मेडाइवल पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये दूसरा सवाल था, ठीक है। यहाँ से आपका तीसरा सवाल जो बन सकता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ इब्न बतूता एंड फ्रांसवा बर्नियर इन देयर अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप इसमें साफ से पूछ रहे हैं कि भाई दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है पर्सपेक्टिव में, किसके? एक इब्न बतूता और दूसरा कौन सा हो गया? फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं कि इब्न बतूता, पहली बात हम इंट्रोडक्शन देंगे कि इब्न बतूता कब आया था, ठीक है, आपको मालूम है 14th सेंचुरी में आया था। फ्रांसवा बर्नियर कब आया था? 17th सेंचुरी में आया था। इब्न बतूता ने जो बुक लिखा उसका नाम क्या था? उसका बुक का नाम रिहाला था, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि फ्रांसवा बर्नियर ने जो बुक लिखे थे उसका क्या नाम था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों में हमें सिमिलरिटी बतानी है, डिफरेंसेस बताने हैं। तो इंट्रोडक्शन दे सकता है कि इब्न बतूता एंड फ्रांसवा बर्नियर दोनों के दोनों क्या थे? एक विदेशी यात्री थे, ठीक है ना, फॉरेन ट्रेवलर थे, हु डॉक्यूमेंटेड देयर ऑब्जर्वेशन, उन्होंने अपना अपना ऑब्जर्वेशन लिखा इंडिया के बारे में, एंड बट देयर पर्सपेक्टिव डिफर सिग्निफिकेंटली, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव क्या था? अलग अलग था इंडिया को लेकर के। बॉडी में क्या लिख सकते हैं? इब्न बतूता, आपको मालूम है, ध्यान रखना, इब्न बतूता जब इंडिया विजिट करता है, कब? 14वीं शताब्दी में। ही वाज फैसिनेटेड बाय द नोवेलिटी इंडियन कल्चर, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ का जो शाही जो भारतीय जो संस्कृति जो थी इससे ज्यादा काफी प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ, एंड हिज नैरेटिव स्टाइल हाईलाइट द अनफेमिलियर एंड एक्सोटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिया, ऑफन डिस्क्राइबिंग देम विद द एंथुसियाज्म एंड द क्यूरियोसिटी, ठीक है। यानी साफ साफ ये कह रहा है कि भाई भारतीय समाज और संस्कृति की नवीनता से प्रभावित है वो लोग, इब्न बतूता, उन्होंने भारत की अनोखी चीजों का, ठीक है, उत्साह और जिज्ञासा के साथ वर्णित किया, ठीक है। इन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो भाई एकदम जो भी वंडर चीजें देखने को मिलता है। नाउ अब आता है दूसरी, फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर कब आता है? 17वीं शताब्दी में आता है, ठीक है। और ये आपको मालूम है फ्रांसीसी यात्री थे, ठीक है। उन्होंने भारतीय समाज की तुलना किससे की है? यूरोप से की है, ठीक है ना। इन्होंने ईस्ट और वेस्ट का कंपेरिजन किया है, और चूंकि ये वेस्ट के थे, इन्होंने वेस्ट को सुपीरियर बताया है और ईस्ट को इन्होंने इंफीरियर बताया है, ठीक है ना। उन्होंने यूरोपियन संस्कृति को श्रेष्ठ माना है और भारत की जो कुछ विशेषताओं जैसे जाति व्यवस्था और निजी संपत्ति की कमी
आलोचना की। उन्होंने बोला कि यार इंडिया में तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, भाई ये लोग हमसे क्या है, हमसे इंफीरियर हैं। नाउ ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं साफ साफ, तो यानी इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि जो वर्नियर एम्फसाइज परसिव्ड सुपीरियरिटी ऑफ द यूरोपियन कल्चर, तो ये यूरोपियन कल्चर को क्या बताते हैं, सुपीरियर बताते हैं। और यहाँ के जो जाति व्यवस्था है, यहाँ का जो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ पे, उसकी आलोचना करते हैं। हम इसमें इसके कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, तो व्हाइल इब्न बतूता अकाउंट्स आर मोर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, एंड एप्रिशिएटिव, बर्नियर राइटिंग्स रिफ्लेक्ट अ क्रिटिकल एंड यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट। यानी जो इब्न बतूता का जो भी जो लेखनी है, ठीक है ना, भारत के बारे में, ये डिस्क्रिप्टिव है, अच्छे से है, और थोड़ा सा अप्रिशिएटिंग है, मतलब हाँ ठीक है, यहाँ की अच्छी बड़ाई करता है बंदा। लेकिन वही जो बर्नियर जो है, ये क्या करता है, यहाँ की आलोचना करता है, ठीक है ना। और इसका जो सोच है, ठीक है, वो क्या है, वो यूरोसेंट्रिक है, मतलब वो अपने यूरोप को हमेशा क्या रखता है, सुपीरियर दिखाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से तीसरा सवाल था। अब यहाँ से एक जो सवाल चौथा जो बन सकता है, ये बना हुआ है, इवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ अल बिरूनी वर्क, ठीक है, बताता है, ध्यान रखना कि अल बिरूनी का जो क्या है, जो काम है, कौन, किताबुल हिंद है ना, इसका महत्व क्या है इंडियन सोसाइटी और कल्चर को समझने में, ठीक है। यानी आप जो है किताबुल हिंद पढ़ करके भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में आप क्या समझ बनती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें साफ साफ पहले तो हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन क्या दे सकते हैं कि किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है, अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया, कब आया था ये, 11वीं सेंचुरी में आया था। ये कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ठीक है, ये पूरे का पूरा इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करता है। और ये जो किताब लिखा है, इसमें वॉल्यूम वाइज लिखा हुआ है, तो पूरा हर एक चीज के बारे में यहाँ से लिखा हुआ है। कल सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ है, कल्चर के बारे में लिखा है, रिलीजन के बारे में, साइंस के बारे में भी लिखा हुआ है अल बिरूनी ने ना। और किस भाषा में लिखा है, अरबिक भाषा में लिखा हुआ है। एंड द बुक कवर वाइड रेंज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग, और इस बुक में जो कवर क्या क्या है, धर्म को लेकर के बातें की गई, यहाँ की जो फिलोसफी, जो दर्शन है, उसको लेकर के बातें कही गई हैं। फेस्टिवल, यहाँ के त्योहार के बारे में, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ठीक है, एल्केमी हो गया, मैनर्स हो गया, कस्टम हो गया, परंपरा, सोशल लाइफ, ठीक है, वेट मेजरमेंट्स हो गया, ठीक है, आइकोनोग्राफी हो गया, लॉज एंड मेट्रोलॉजी हो गया, ठीक है। तो हिंदी मीडियम अगर बात करें तो ये जो किस चीज की बात करता है, तो ये बात करता है खगोल विज्ञान की बात करता है, रसायन विज्ञान विद्या, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, मापतौल, ठीक है, इन सब आदि विषयों पे बात और करता है। धर्म दर्शन हमने यहाँ से बता दिया आपको। खैर, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से की है। हाँ, इसकी किताब की ये विशेषता रही है, इन्होंने डायलॉग फॉर्म में लिखा है, क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, और जो है आंसर से इसका एंडिंग किया है। तो प्रश्न से किया और फिर संस्कृत परंपराओं के आधार पर विवरण दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं बिरूनी, यहाँ के जो किताबें हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं, और जैसे जो संस्कृत में लिखा है उसको पढ़ करके अपनी किताब में ये लिखते भी हैं। और अंत में अन्य संस्कृतियों से तुलना की है। यह विधि अनेक यह विधि उनके अध्ययन को व्यवस्थित और निष्पक्ष बनाती है। यह पुस्तक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत को एक विदेशी विद्वान के दृष्टिकोण से समझने में मदद करती है और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं उनकी किताब जो है, एक तो पहली बात जो वॉल्यूम वाइज है, डायलॉग के फॉर्म में, क्वेश्चन से शुरू होता है, ठीक है ना, और लास्ट में तुलना से ये खत्म होता है, ठीक है। तो इसका हम मालूम है, ध्यान रखना। तो ये जो किताब हमें बताती है कि भाई भारत का उस समय का ये जो है, ये किताब हमें बताती है कि भारत को लेकर के विदेशी जो यात्री हैं उनका क्या व्यू पॉइंट रहा है, उनका क्या पर्सपेक्टिव रहा है, ठीक है। तो अगला सवाल, जो पांचवा सवाल है, ये यहाँ सवाल बन सकता है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रांसोis बर्नियर अकाउंट्स ऑन यूरोपियन परसेप्शन ऑफ इंडिया इन द 17th सेंचुरी, ठीक है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में यूरोप में भारत की छवि पर फ्रांसोis बर्नियर के प्रभाव की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो यानी जो 17वीं सेंचुरी में जो आया था, कौन, फ्रांसोis बर्नियर आया था, ठीक है। तो इसको लेकर के यूरोप में भारत की छवि को लेकर क्या बताएगा, अब ये जाएगा, किताब लिखेगा, ठीक है, और वहां के लोग पढ़ेंगे तो वहां के लोगों में अलग क्या बनेगा, परसेप्शन बनेगा भारत को लेकर के। तो क्या क्या बना वो हम देखते हैं। तो पहला अगर हम देखें, पहला तो हम बता सकते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि फ्रांसोis बर्नियर अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंडिया के बारे में जो लिखता है, डॉक्यूमेंटेड ड्यूरिंग हिज ट्रेवल इन 17th सेंचुरी, और कब आया था, 17वीं शताब्दी में आया था। हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन यूरोपियन परसेप्शन, ठीक है, इसका एक गहरा प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, यूरोपियन जो सोच है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, तो देखिए बर्नियर क्या क्या बताता है पूरे डिटेल में। तो बर्नियर पोर्ट्रेड इंडिया एज ए लैंड ऑफ डिस्पोटिज्म, ठीक है, ये बताता है कि जो भारत जो है ये क्या है, एक डिस्पोटिज्म का देश है। मतलब कहने का मतलब ये साफ से बताता है
कि एक निरंकुश शासन वाला देश है, ठीक है, मतलब जहाँ पे तानाशाही है ये बताता है। खैर ये बर्नियर का परसेप्शन है, ठीक है। नाउ जहाँ शासक वर्ग शक्तिशाली था और किसान वर्ग शोषित था, यानी बोलता है कि यहाँ का रूलर क्या होगा, जो रूलर जो रूलिंग जो कम्युनिटी होगी वो स्ट्रांग होगी, और जो पीजेंट लोग होंगे वो क्या होंगे, वो लोग एक्सप्लॉइटेड होंगे, शोषित होंगे, ठीक है। तो इसमें आप साफ साफ कह सकते हैं कि ये बताता है कि जो मुगल जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, पार्टिकुलरली द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड हैवी टैक्सेशन ऑन पीजेंट्स, ठीक है। तो बताता है, पहला क्या बताता है कि भारत जो है एक लैंड ऑफ डेस्पोटिज्म है। एक तरफ बताता है कि भाई रूलिंग क्लास ऑपरेसिव नेचर की है, और जो पीजेंट्री है वो उनके अंडर में क्या हुए हैं, दबे हुए हैं। ये क्रिटिसाइज द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो मुगल जो क्या है प्रशासन व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको ये क्या करता है, इसकी ये आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, और कहता है कि यहाँ पे जो निजी संपत्ति का अधिकार है उसका अभाव है, ठीक है, यानी लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द हैवी टैक्स ऑन द पीजेंट, और बोलता है कि भाई यहाँ पे किसानों के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। नाउ अब क्या बोलता है, बर्नियर्स राइटिंग रीइंफोर्स द नोशन ऑफ ओरिएंटल despotism and influencing the European thinker like Montesquieu, and his accounts contribute to the construction of a stereotypical image of the India as a stagnant and despotic society, justifying colonial intervention in the eyes of the many European, ठीक है। आपको मालूम है ये फ्रांस का है, ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, अपने आप के लोग सही ठहराएंगे कि हाँ भाई हम वहां पे गए, यहाँ पे बर्बरता थी, तानाशाही थी, यूरोपियन लोग गए तो वहां के लोग थोड़ा सा नॉर्मल हुए, ठीक हुए हैं। खैर हम देखते हैं क्या बोलता है। इन्होंने जाकर मुगल प्रशासन की आलोचना की, विशेष करके कौन से निजी संपत्ति की कमी बताया, ये हमने आपको बता दिया, और ये बताता था कि भाई किसानों के ऊपर काफी ज्यादा भारी टैक्स लगाते थे यहाँ के जो मुगल जो इंपेयर है, एंड उनके विचारों में जो पूर्वी जो निरंकुशता की जो धारणा को मजबूत किया, जिसने यूरोपीय विचारकों जैसे मोंटेस्क्यू प्रभावित हुए। नाउ उनके लेखन ने भारत की एक स्थिर और पिछड़ी छवि बनाई, ठीक है। उसके लेखन से लगा कि नहीं यार अभी भी इंडिया जो क्या है काफी भाई बैकवर्ड है, ठीक है, ये इसका डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो सकता है, जिसने औपनिवेशिक हस्तक्षेप को उचित ठहराने में भूमिका निभाई। और बताता है ध्यान रखना, ये लोग ईस्ट के लोग ये इतने पीछे थे, ठीक है, इसलिए क्या होते हैं वेस्ट वाले जाकर के उनका कुछ वहां पे इंटरवेंशन करके कोलोनाइज करके इनको थोड़ा सा सभ्य बना देते हैं और इनको डेवलप कर देते हैं। खैर ये उनका अपना पर्सपेक्टिव था। ना हालांकि आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि उनके विचार यूरोपियन पक्षपात से प्रभावित थे। तो इसमें साफ साफ फाइनल हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं कि बर्नियर जो था ये बायस्ड था, ठीक है ना, ये यूरोप को सुपीरियर बताता है, ठीक है, जो वेस्ट हम बोल रहे हैं वेस्ट को सुपीरियर बताता है, और ईस्ट जो हो गया, ठीक है, इनको ये क्या बताता है, इन्फीरियर बताता है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बायसनेस देखने को मिलता है, पक्षपाती है थोड़ा सा, ठीक है, बर्नियर ना। इससे छठा सवाल बन सकता है, एनालाइज द रोल ऑफ द ट्रेवलर बाय फॉरेन ट्रेवलर्स इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द मिडाइवल इंडिया, ठीक है। ये जितने भी लोग हैं, 3 लोग हैं, आपको मालूम है, अल्बर्नी आता है 11th सेंचुरी में, ठीक है, इब्न बतूता आता है 14th सेंचुरी में, फ्रांसो बर्नियर आता है 17th सेंचुरी में। इन्होंने जो भी किताबें लिखी, ठीक है, इससे जो हमारे मिडाइवल हिस्ट्री जो है इसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो साथ साथ पूछता है इनका सिग्निफिकेंस, पूछता है इनका महत्व, पूछता है, देखना। तो इंटो में लिख सकते हैं कि जो ट्रेवलर हो गया, ट्रेवलर मतलब यात्रा वृत्तांत, ठीक है, जो लोग यात्रा करते हैं उसके बारे में डिटेल में लिखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ट्रेवलर बाय द फॉरेन ट्रेवलर्स लाइक अल्बर्नी आता है, इब्न बतूता है, फ्रांसो बर्नियर आर इनवैल्यूएबल सोर्स फॉर द रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द मिडाइवल इंडिया, ठीक है। तो काफी अच्छा एक महत्वपूर्ण सोर्स है हमें जो मध्यकालीन जो भारत है उसको समझने के लिए। एंड दीज अकाउंट्स प्रोवाइड फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स फ्रॉम एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये फर्स्ट हैंड सोर्स है, मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं डायरेक्ट कि उस समय का जो भारत जो था वहाँ का सोसाइटी कैसा था, ठीक है, हमारे भारतीय जो समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी वहाँ की, उस समय की हमारी उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, पॉलिटिक्स कैसी थी, ठीक ना। और ये हम समझ रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव से, तो खैर है ही हमारे यहाँ, ठीक है। हम बाहरी जो लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनके दृष्टिकोण से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दे ऑफर डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये जो किताबें हैं ये हमें ये क्या करती है, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है किसके बारे में, जैसे अर्बन सेंटर के बारे में, आपको मालूम है इब्न बतूता आकर बताता है शहरी जो केंद्र को उनके बारे में, व्यापार के बारे में, व्यापार कैसा होता था, धार्मिक जो क्या हो गए, जो परंपराएं हो गई, ठीक है, सोशल हायरार्की हो गया, सामाजिक जो पदानुक्रम हो गया उसके बारे में। आप जैसे ये कौन बता, ये आप देख लीजिए अल्बर्नी आके किताबुल हिंद में क्या बताया, ए टू जेड सारा का सारा कास्ट सिस्टम बताया हुआ कि भाई यहाँ का कास्ट सिस्टम कैसा था, धार्मिक रिलीजियस जो प्रैक्टिस जो थी
ठीक है, धार्मिक जो कुछ क्रियाकलाप होते थे, प्रथाएं थी, क्या थी, वही इब्न बतूता जो है रिहला में बताता है कि यहाँ का अर्बन लाइफ कैसा था, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। नाउ इसमें बर्नियर की राइटिंग में भी हम कर सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि मुगल कोर्ट और एग्रेनियरेशन के बारे में बताता है, ठीक है। एंड हाउएवर इट एसेंशियल टू अप्रोच द सोर्सेज क्रिटिकली एंड कंसिडरिंग द ट्रेवल्स बैकग्राउंड एंड पर्पस एंड द पोटेंशियल बायस, ठीक है। और इसको पढ़ करके हमें पता भी चलता है कि भाई जो ट्रेवलों का जो भी लोग आते हैं उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अल्बुनी जो कहाँ से आया था, गजनी से आया था, ठीक है। नाउ एक जो इब्न बतूता मोरक्को से आया था, तो उनका हमें जो भी लोग लिख रहे हैं उनका हमें पीछे का बैकग्राउंड देखना भी जरूरी है, उनका पर्पस देखना जरूरी है कि किस पर्पस से आ रहे हैं, उनका पोटेंशियल बायस भी देखने को मिलता है। डिस्पाइट, लेकिन खैर इन सारे जो सीमाएं हैं इनके बावजूद भी देयर नैरेटिव सिग्निफिकेंटली इनरिच आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडाइवल इंडिया हिस्ट्री, ठीक है। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, ठीक है, उनकी किताबों से पढ़ करके हमें जो उस समय की जो मध्यकालीन जो भारत है उसकी एक समझ बनती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ठीक है। तो इससे क्या क्या सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। तो हम देखते हैं पहला सवाल आप देख सकते हैं चैप्टर से जो बनेगा वो एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड हाउ डिड इट इम्पैक्ट सोसाइटी, यानी भक्ति जो आंदोलन था इसके मेन सिद्धांत क्या थे, मुख्य जो सिद्धांत थे क्या थे, पहला सवाल ये पूछ रहा है। और दूसरा पूछ रहा है कि इसका सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन में साफ साफ बोल सकते हैं कि जो भक्ति जो मूवमेंट जो था इसका इमर्जेंस क्यों हुआ, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि उस समय आप देखिएगा तो हमारा ये जो था उस समय हमारी जो जाति व्यवस्था जो थी काफी कठोर थी, ठीक है, कर्मकांड होता था मालूम है, ठीक है, अंधविश्वास था, इन सबके खिलाफ इसका उदय हुआ, ठीक है। तो बोल सकते हैं भक्ति मूवमेंट इमर्ज इन मेडाइवल इंडिया एज ए रिएक्शन अगेंस्ट टू रिजिड कास्ट हायरार्की, रिचुअलिज्म, कर्मकांड एंड ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। आप बोल सकते हैं जो इसमें जो ऑर्थोडॉक्सी हो गया, इट एम्फसाइज डिवोशन भक्ति एज ए मींस टू अटेन सल्वेशन, इसने बोला कि जो समर्पण जो है आत्मसमर्पण एक यही तरीका है मोक्ष को प्राप्त करने का, ठीक है। नाउ तो हम आते हैं इसका मेन प्रिंसिपल क्या क्या होगा, ये किस भक्ति मूवमेंट पूरा जो इसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, वो है इक्वालिटी, मतलब ये समानता पे जोर देते हैं। तो बोलते हैं कि भाई जाति धर्म ये सब हो गया, लिंग हो गया, इसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड और जेंडर। दूसरा है डिवोशन टू वन गॉड, ये एक ईश्वरवाद की बात करता है, ठीक है, एक ईश्वरवाद, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये बोलता है कि मोनोथीजम, मोनो मतलब एक होता है, थीजम मतलब जो बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो ये हो गया एक, बोलता है कि भाई एक ईश्वरवाद का कॉन्सेप्ट पर जोर देता है एंड पर्सनल कनेक्शन विद द डिवाइन, अब बोलता है कि आपका व्यक्तिगत लगाव होना चाहिए, ठीक है, कनेक्शन होना चाहिए किससे, जो भाई जिसकी आप भक्ति करते हैं उससे। रिजेक्शन ऑफ द रिचुअल्स, ठीक है, जो भी कर्म कांड है इसको ये रिजेक्ट करता है भक्ति मूवमेंट। डिनाउंस रिचुअल्स एंड ऑर्डर्स वर्शिप, ठीक है, ये बोलता है कि भाई इसका जो कर्म कांड है इसका विरोध करता है, जो मूर्ति पूजा इसका विरोध करता है, एंड इंटरमीडिएट लाइक द प्रीस्ट, ठीक है, और जो पुरोहित लोग आते हैं जो बीच में, ठीक है, कि भाई हम तुम्हारा जो है कनेक्शन कराएंगे, ये इनके खिलाफ है, ठीक है। नाउ एम्फसाइज ऑन द भक्ति, ये भक्ति पर जोर देते हैं, यानी एम्फसाइज ऑन द इंडिविजुअल जो डिवोशन, ये बोलते हैं कि भाई आपका खुद का समर्पण होना चाहिए rather than the outward practices, ना कि आपके किसी कर्मकांड हवन, ठीक है, इस पूजा पाठ रिचुअल्स ऐसा कुछ होने वाला है ना। यूनिवर्सल लव, ये चाहते हैं कि भाई सबके साथ आप प्रेम के साथ रहे, प्रेम से रहिए, प्रमोटेड द हार्मनी एंड द टॉलरेंस, ठीक है। तो आप इसमें साफ सब कह सकते हैं कि जो जोर देता है, पहली बात समानता पर जोर देता है, दूसरा एक ईश्वर की उपासना पर, तीसरा कर्मकांड का विरोध करते हैं, चौथा भक्ति पर जोर देते हैं, ठीक है, बाहरी आडंबर के बजाय बोलते हैं व्यक्तिगत भक्ति करनी चाहिए। अगला हो गया वहां पे सार्वभौमिक प्रेम, ठीक है, सार्वभौमिक मतलब सबसे प्रेम हो, मतलब वहां पे समरसता हो, ठीक है, भाई हारमोनी हो, एंड सहिष्णुता को बढ़ावा, ठीक है। तो आप यहाँ से हम यहाँ से समझ सकते हैं इसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा भक्ति मूवमेंट का। तो समाज के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है कि सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया, ठीक है, आपको मालूम है ये किसकी बात करता है, समानता की, तो किसको बढ़ावा देगा, इक्वालिटी को बढ़ावा देगा, और जाति आधारित भेदभाव क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। इससे नाउ तीसरी बात करें, क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तमिल, हिंदी और कन्नड़ को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि सब लोग अब लोकल अपने लोकल भाषा में, ठीक है, लोकल डायटी क्या करते थे, आराधना करते थे। नाउ धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देकर के सांस्कृतिक समन्वय स्थापित किया, ठीक है। तो ये हम यहाँ से बोल सकते हैं, निष्कर्ष में बोल सकते हैं कि भक्ति आंदोलन ने समाज में सामाजिक समरसता, ठीक है, सोशल हार्मनी को मेंटेन किया, ठीक है, और भक्ति का संदेश फैला करके बड़ा बदलाव लाया, ठीक है।
तो आप यहां से देख सकते हैं। तो हमने बता दिया पहला पॉइंट इक्वालिटी को प्रमोट किया, दूसरा डिवोशन टू वन गॉड, ठीक है, तीसरा रिजेक्शन ऑफ द रिचुअल्स, ठीक है, कर्मकांड का विरोध, एम्फेसाइज ऑन द भक्ति, उन्होंने भक्ति पे जोर दिया, खास करके इंडिविजुअल डिवोशन की बात की, तीसरा पांचवा यूनिवर्सल लव की बात की। इसका सोसाइटी को प्रभाव क्या पड़ा कि सोशल इक्वालिटी क्या हुआ भाई, बढ़ा, और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो घटा, ठीक है। नाउ आप जो रीजनल जो लैंग्वेज है वो क्या होंगे, वो बढ़ेंगे, ठीक है, वो अच्छे से होंगे। फोस्टर द रिलीजियस टॉलरेंस, लोगों में जो धार्मिक सहिष्णुता है वो बढ़ती है, और क्रिएटिंग सिंक्रेटिक कल्चर। नाउ कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल, ठीक है, इसने इस भक्ति मूवमेंट ने क्या कर दिया, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया बाय चैलेंजिंग ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो जो आपको जो रूढ़िवादी लोग हैं उनके सोच के ऊपर प्रभाव, उनको सोच के ऊपर क्या किया, चोट किया, और लोगों का जो है माइंडसेट बदला। एंड इसने क्या किया, इस पूरे भक्ति मूवमेंट ने मैसेज दिया किस चीज को लेकर के, सोशल हार्मनी को लेकर के, सामाजिक समन्वय को लेकर के, और डिवोशन भक्ति को लेकर के। तो इससे सोसाइटी थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। पहले इतना जो रिजिड जो था, कठोर जो था, वो ना होकर के फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो दूसरा सवाल बनेगा, दूसरा सवाल यहाँ से, डिस्कस द मेन टीचिंग्स ऑफ द सूफी संत। सूफी संत के जो मेन जो उपदेश होते थे वो क्या क्या होते थे। तो पहला सवाल ये पूछा मेन टीचिंग से, और दूसरा पूछा है कि हाउ वर दे सिमिलर टू भक्ति ट्रेडिशन, और ये लोग भक्ति ट्रेडिशन से किस तरह से ये सिमिलर थे। ना तो हम बोल सकते हैं सूफी जो मूवमेंट, ठीक है, याद रखिए, तो सूफी जो मूवमेंट जो ये किस में आएगा, इस्लाम में आएगा। जिस तरह हिंदू लोगों में आएगा, जिस तरह हिंदू लोगों में आएगा भक्ति, उस तरह इसमें लोग इस्लाम में आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सूफी मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या थी, ठीक है, दोनों के टीचिंग्स क्या थे। पहले इसके टीचिंग बताएंगे, फिर सिमिलरिटी पूछा जाएगा। तो हम बोल सकते हैं पहले इंट्रोडक्शन कि सूफी जो मूवमेंट जो है ये इस्लाम में इमर्ज हुआ, एंड एम्फसाइज स्पिरिचुअलिटी, ये किसकी बात करता है, आध्यात्मिकता की बात करता है, एंड डिवोशन समर्पण की बात करता है टू गॉड, एंड इट शेयर द सिमिलरिटी विद द भक्ति ट्रेडिशन इन प्रमोटिंग हार्मनी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये भी जिस तरह से क्या हो रहा था कि जो भक्ति जो मूवमेंट है वो सोशल हार्मनी पर ध्यान दे रहा था, उसके बढ़ावा की बात करता है, वो भी ये भी इसी की बात करेगा, सोशल हार्मनी की बात करेगा, वो यूनिवर्सल लव की बात करता है, ये भी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करेगा, सार्वभौमिक भाईचारा की बात करेगा। अब इसमें हम बोल सकते हैं सूफी संत के क्या टीचिंग्स थे, तो इनका भी वही था कि यूनिवर्सल लव, ठीक है, सार्वभौमिक जो प्रेम हो गया, यानी ये बोलेंगे ध्यान रखा सबसे प्रेम करते हुए चलो, एम्फसाइज ऑन लव एज द पाथ टू गॉड, ठीक है, बोलते ध्यान रखा यहाँ पे कि भाई प्रेम ही क्या है, भगवान की तरफ जाने का रास्ता है, तो सबसे प्रेम कीजिए। दूसरा ये भी क्या करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, ठीक वैसे ही जैसे भक्ति मूवमेंट करता था, यानी बोलता है कि सारे इंसान जो है ये इक्वल है, किसके नजर में, भगवान की नजर में। तीसरा ये रिजेक्शन ऑफ द मेटेरियलिज्म, ये जो क्या होगा, जो भौतिकवाद हो गया, ठीक ना, इसका विरोध करता है। बहुत सारे लोग पोजिशन पे ध्यान देते हैं कि नहीं मेरे पास ये सामान हो जाए, ठीक है, बंगला गाड़ी सब ये सब हो जाए, ये बोलता है कि नहीं उसी को त्यागना पड़ेगा। एडवोकेट द सिंपलिसिटी, ये बोलता है कि नहीं ये सादगी के ऊपर फोकस करता है, ठीक है ना, एंड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्डली डिजायर, बोलता है कि जो सांसारिक जो इच्छा है ना, इसको त्याग दीजिए। नाउ चौथा जो बात करता है स्पिरिचुअल गाइडेंस की बात करता है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ पीर, ठीक है, कि भाई जो भी पीर कह रहे हैं उनकी आप बात को मानिए। नाउ ये पांचवा म्यूजिक एंड डांस की बात करता है, यूज ऑफ द कवाली, ठीक है, आपको मालूम है जो कवाली हुआ, कवाली जो शब्द है कवाल से हुआ है, कवाल का मतलब होता है सेइंग, जो भी कहा गया है ना, टू कनेक्ट विद द डिवाइन, ठीक है, तो बोलता है कि अगर दैवी शक्ति से जुड़ना है तो वहां से आप क्या कीजिए, वहां पे लोग कवाली का यूज करते थे, ठीक है। नाउ इसमें अब आते हैं कि इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, ठीक है, दोनों में समानताएं क्या है, समानताएं क्या है, तो ये भी रही। आगे आते हैं दोनों जो जोर देते हैं वो पर्सनल डिवोशन देते हैं, ना कि रिचुअल्स पे, बोलते हैं दोनों बोलते हैं देखो कर्मकांड से कुछ नहीं होगा, आपको पर्सनली जो है अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण होना पड़ेगा, ठीक है, समर्पित होना पड़ेगा। नाउ एडवोकेट द सोशल इक्वालिटी, दोनों जो है सामाजिक जो समानता की बात करते हैं, ठीक है, धार्मिक जो टॉलरेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं। नाउ यूज वर्नाकुलर लैंग्वेज फॉर स्प्रेडिंग टीचिंग्स, अपने टीचिंग्स को, अपने उपदेशों को दूर तक पहुंचाने के लिए ये क्या करते हैं, लोकल जो भाषा है, लोकल जो लैंग्वेज है, ये उसका प्रयोग करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचे। नाउ रिजेक्टेड द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, जो धार्मिक जो क्या है, जो कट्टरता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो रूढ़िवादी जो सोच है, और जो डॉगमेटिज्म हो गया, ठीक है, इसका ये लोग विरोध करते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इसमें, तो आप इसमें इसका हम परंपरा में इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि भाई सूफी और भक्ति परंपरा ने
सांस्कृतिक समरसता, ठीक है, यानी कल्चरल जो हार्मनी हो गया को बढ़ावा दिया और भारत की आध्यात्मिक विरासत को समृद्ध किया, ठीक है। तो जो इंडिया का जो भी क्या था, स्पिरिचुअल जो हेरिटेज जो था, इसको इसने प्रमोट किया। तो ये काफी अच्छा का सवाल था, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन थर्ड, एनालाइज द रोल ऑफ द कबीर इन द भक्ति मूवमेंट। ये सवाल कई बार सीबीएसई ने पूछा हुआ है कि कबीर का आपको बताना है, रोल बताना है किसमें, भक्ति मूवमेंट में। सबसे पहले हम तो इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई कबीर के बारे में। तो कबीर मालूम है, कबीर जो थे 15वीं शताब्दी के एक संत थे, वाज अ प्रोमिनेंट भक्ति पोएट, ठीक है, हु क्रिटिसाइज रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया है, धार्मिक जो कट्टरता है, ठीक है, जो रूढ़िवादी जो सोच है, इसका इन्होंने विरोध किया है एंड प्रीज यूनिटी, इन्होंने भाई एकता की बात कही है, ठीक है, कि भाई हम सब लोग हिंदू मुसलमान जितने भी समुदाय के लोग हैं सब लोग एक हैं, ठीक है, एंड एमंग हिंदू एंड मुस्लिम। नाउ इनके टीचिंग्स क्या है, इनके उपदेश क्या है कबीर के? तो पहला, बिलीफ इन ए फॉर्मलेस गॉड, ये निर्गुण भक्ति की बात करते हैं। भक्ति दो तरीके होती है, एक होता है निर्गुण, एक होता है सगुण। निर्गुण जिसमें भगवान का कोई रूप रंग रेखा आकार नहीं है, सगुण होता है जिसमें रंग रूप रेखा आकार होता है, ठीक है। तो ये बात करते हैं जो गॉड है ये फॉर्मलेस है, इसका कोई रूप रंग रेखा आकार नहीं है, ठीक है, रेखाकार नहीं है। तो ये बात करते हैं फॉर्मलेस गॉड की बात करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो भी हो रहा ना, जो कास्ट को लेकर के इतनी जो कट्टरता है, ठीक है ना, जो कठोरता है, उसका विरोध करते हैं। रिचुअल्स कर्मकांड का भी ये इसको रिजेक्ट करते हैं, और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी हो गया, ठीक है, धार्मिक कट्टरता, इसका भी ये पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं। तीसरा, एम्फेसाइज ऑन ट्रुथ, ये सत्य पे क्या करते हैं, ये जोर देते हैं। सिंप्लिसिटी बोले तो जो क्या हो गया, जो सादगी हो गया, उस पर जोर देते हैं। एंड इनर प्योरिटी, आंतरिक शुद्धता, पवित्रता, इसकी बात करते हैं। नाउ ये चौथे में बात करें तो एडवोकेटेड द हार्मनी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ठीक है। तो जो हिंदू धर्म हो गए, जो इस्लाम धर्म को हो गए, इन दोनों की एकता की बात करते हैं, ठीक है। इनका रोल क्या रहा भक्ति मूवमेंट में? तो इन्होंने क्या किया, जो वननेस ऑफ गॉड, एक ईश्वरवाद की ईश्वर एक है, ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया, इस आइडिया को इन्होंने प्रमोट किया। एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है, सार्वभौमिक जो भाईचारा है, इन्होंने इसको प्रमोट किया। नाउ कंपोज पोएम्स इन सिंपल हिंदी, इन्होंने किस किस भाषा में अपनी इन्होंने जो पोएम लिखी है, हिंदी में लिखी है, ठीक है, और ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए, ठीक है। इनकी एक जो कविता है, इनकी जो एक विशेषता वो है उलटबासी, ठीक है ना। मतलब आपको जब उस कविता को पढ़ेगा तो आपको लगे यार ये तो उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या निकलता है, सीधा निकलता है, ठीक है। नाउ इंस्पायर्ड लेटर रिफॉर्मर्स लाइक नानक एंड दादू दयाल, ठीक है ना। तो बाद में मालूम है बाद में जो है जो इनसे इंस्पायर होते हैं नानक होते हैं और दादू दयाल सिंह इनसे इंस्पायर होते हैं। कंक्लूजन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कबीर की जो टीचिंग है, ठीक ना, आज भी क्या है, आज भी रेलिवेंट है, जो यूनिटी को प्रमोट करती है, जो एकता को बढ़ावा देती है, एंड कम्बैटिंग रिलीजियस डिवीजन इन द सोसाइटी, और जो धर्म के आधार पे, ठीक है, जो सामाजिक जो बंटवारा होता है उसको भी क्या करती है, उसको ये चोट पहुंचाती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी समाज में एकता को बढ़ावा देने में प्रासंगिक है, और ये जो धार्मिक विभाजन को समाप्त करने की बात करती है। तो ये होगा बुद्धा का टीचिंग, ठीक है। चौथा सवाल हो सकता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेज हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ तो आपको मालूम है पहले इंट्रोडक्शन में कि भक्ति जो सूफी जो इमर्ज था, ये दोनों जो हुआ, दोनों क्या था, एक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट जो था, यही कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट था, जो समाज को क्या करेगा, बदलने के काम करेगा, जो समाज जो पुराने जो सोच होंगे उसके ऊपर प्रहार करेगा, ठीक है। तो ये रिफॉर्मेटिव स्पिरिचुअल ट्रेडिशन किसमें, हिंदुइज्म एंड इस्लाम में था, फोकसिंग ऑन द डिवोशन एंड द लव फॉर गॉड, ठीक है। ये भक्ति की बात करेगा, आत्मसमर्पण की बात करेगा, और लव फॉर गॉड, ठीक है। यानी इनका मतलब ध्यान रखना पे कि भगवान के प्रति जो प्रेम है वो दिखाएगा। नाउ तो इनमें दोनों में पहले आता है सिमिलरिटी, देखा था सिमिलरिटीज क्या है। तो इन दोनों में सिमिलरिटी जो है ये आपका सिमिलरिटी देख सकते हैं कि एम्फेसाइज ऑन द पर्सनल डिवोशन, ठीक है, ये व्यक्तिगत समर्पण की बात करते हैं, न कि कोई धार्मिक कर्म कांड, ठीक है। नाउ एडवोकेट द इक्वालिटी, ये क्या करते हैं, ये जो है समानता को बढ़ावा देते हैं, और जो कास्ट और जो सेक्टेरियन जो डिफरेंसेस हो गए, ठीक है, जाति के आधार पे या जो धर्म के आधार पे जो भेदभाव होता है, ठीक है, जो डिवीजन होता है, विभाजन होता है, उसको ये लोग रिजेक्ट करते हैं। नाउ तीसरी बात करें, यूज रीजनल लैंग्वेज टू रीच द मासेस,
और उनका मैसेज भीड़ तक पहुंचे, दूर तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसलिए लोग क्या करते हैं, लोकल भाषा का प्रयोग करते हैं, रीजनल लैंग्वेज यानी बोले तो वर्नाकुलर लैंग्वेज का लोग प्रयोग करते हैं ना। रिजेक्टेड ऑर्थोडॉक्सी, जो कट्टरपंथा है उसको रिजेक्ट करते हैं, और मेटेरियलिज्म जो भौतिकवाद है, ठीक है ना, कि भाई सबको रहता है कि नहीं भाई हम ये सामान इकट्ठा कर लें, सब कुछ मेरे पास हो, ठीक है, तो यानी बोलते हैं डिजायर को कम करने की बात करते हैं, ठीक है, जो सांसारिक जो जो भोग विलास के जो वस्तु हैं उसको त्यागने की बात करते हैं, ठीक है। अब है कि इनमें भाई इनमें जो डिफरेंसेज क्या है, ये तो सिमेट्री हो गया, डिफरेंसेज क्या होगा, तो डिफरेंसेज आते हैं फिलोसफी में। भक्ति जो है ये फोकस करता है निर्गुण के ऊपर, निर्गुण हमने बताया अभी, जैसे कबीर बात करते हैं निर्गुण की, निर्गुण मतलब फॉर्मलेस गॉड, भगवान का कोई रंग रूप रेखा नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, तो इस आपको मालूम भक्ति में दो तरह के होंगे, एक या तो निर्गुण होगा नहीं तो सगुण होगा। सगुण का मतलब होता है भगवान के क्या है, रंग रूप रेखा आकार है ना। लेकिन सूफी जो है ये मिस्टिकल यूनियन विद अल्लाह की, ये जो मिस्टिकल यूनियन ऑफ अल्लाह की बात करता है, यानी जो अल्लाह हो गए, ठीक है, उनका जो इनसे जो कनेक्शन है उसकी बात करता है, बोलता है कि भगवान से हम लोग एक रहस्यमय तरीके से मिल सकते हैं, यानी अल्लाह के साथ रहस्यमय मिलन पर ये जोर देता है, ठीक है ना। आगे बात करें प्रथाएं की बात करें, तो भक्ति जो है भजन गाने का प्रचलन है, ठीक है, और बाकी सूफी में चले जाए तो क्या करते हैं, कव्वाली गाते हैं, ठीक है, कव्वाली हो गया, या घूमने वाले नृत्य समा, ठीक है, बोलते हैं समा बांधो, ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। संस्कृति पर अगर हम लोग कल्चर पर्सपेक्टिव से देखें तो भक्ति जो है हिंदू धर्म के भीतर उभरा, ठीक है, और सूफी जो है इस्लाम धर्म के भीतर उभरता है ना। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, हालांकि दर्शन अलग थे लेकिन दोनों आंदोलन ने भारतीय संस्कृति में सामंजस्य और आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया, यानी दोनों जो धर्म जो है ये यूनिटी को प्रमोट करेंगे, इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे, ठीक है, जो हार्मनी होगा सोशल हार्मनी उसको प्रमोट करेंगे, और जो है ठीक है, और स्पिरिचुअलिज्म को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से चौथा जो ये सवाल रहा, ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्या क्या यहाँ से बनता है। नाउ अब हम आते हैं, इसका जो पांचवा सवाल बनेगा कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द भक्ति मूवमेंट टू इंडियन लिटरेचर एंड द कल्चर, ठीक है। तो जो भारतीय जो क्या रहा, जो भक्ति आंदोलन रहा, इसका भारतीय जो साहित्य हो गया और संस्कृति हो गया, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसके ऊपर क्या असर पड़ा। नाउ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट जो है कब ये इमर्ज हुआ, ठीक है ना। नाउ तो भक्ति मूवमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द इंडियन कल्चर, इनरिच द लिटरेचर एंड आर्ट एंड द रिलीजन एंड द रीजनल आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये जो भी समय का भक्ति जो भी आंदोलन होगा इसको एक साहित्य का भी रूप दिया जाएगा, ठीक है, ये किताबों में देखने को मिलेगा। हमें क्या पता चलता है ये देखिए, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या था लिटरेचर में, तो रीजनल लैंग्वेज लाइक तमिल, कन्नड़, हिंदी, बंगाली, ये क्या होगा, ये फलेगा फूलेगा, ठीक है ना, क्योंकि भक्ति मूवमेंट में अलग जो लोग रहेंगे वो अपने अपने भाषा में इसका भक्ति मूवमेंट का जिक्र करेंगे, ठीक है, इसमें जो भी वहां पे की जाएंगे। वर्क्स ऑफ द पोएट जैसे तुलसीदास हो गए, उन्होंने रामचरितमानस लिखा, सूरदास हो गए, मीराबाई होंगे, ये उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी, और इनकी जो लिखी गई जो चीज है अभी भी मार्केट में देखने को मिलती है। तीसरा भजन, डिवोशनल पोएट्री इमर्ज एज अ लिटरेरी फॉर्म, ठीक है, तो ये साहित्य का रूप ले लेंगे, जो उनकी जो उस समय भजन हो जाएंगे, ठीक है, ये डिवोशनल जो पोएट्री हो गया इनकी बात करने जा रहे हैं ना। इसका हमारे कल्चर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा ये देखिए, तो प्रमोटेड द टेम्पल आर्किटेक्चर, इससे भक्ति मूवमेंट के कारण क्या हुआ, हमारी जो क्या है, जो मंदिर की जो कलाएं हैं, ठीक है ना, जो डिवोशनल जो आर्ट हो गया ये देखने को मिलता है, यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि जो मंदिर का जो वास्तुकला हो गई, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं मंदिर वास्तुकला और जो भक्ति कला को बढ़ावा मिला ना। क्षेत्रीय परंपराओं में के माध्यम से क्षेत्रीय पहचान को मजबूती मिली। नाउ हिंदू और इस्लामिक परंपराओं के मिश्रण से सांस्कृतिक समन्वय हुआ, मतलब हिंदुइज्म की तरफ से इधर जो चल रहा था भक्ति आंदोलन, तो इस्लाम में चल रहा था सूफी मूवमेंट, ठीक है, सूफी आंदोलन, दोनों के मिक्सर से हमारा जो समाज है, संस्कृति है, ये और ज्यादा समृद्ध हुआ, ये और ज्यादा इनलार्ज हुआ, ठीक है, और सोसाइटी इतनी और ज्यादा फ्लेक्सिबल होते गए, उसमें कट्टरता क्या हुई, कम हुई। नाउ इसके हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय साहित्य और संस्कृति की विरासत को समृद्ध किया और समाज में भक्ति और समरसता का संदेश दिया, ठीक है। तो आप साफ साफ लिख सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट प्लेड यहाँ पे पिवोटल रोल इन शेपिंग इंडिया लिटरेचर, ठीक है। तो इस भक्ति आंदोलन का लोगों पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लिटरेचर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो यहाँ का जो ये होगा जो आर्किटेक्चर हो गया इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल यहाँ से पांचवा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके छठे सवाल पे, एक्सप्लेन द सोशियो रिलीजियस इंपैक्ट ऑफ द सूफी मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। अब हम आते हैं कि सूफी आंदोलन का, ठीक है, भारतीय समाज और धर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो आपको मालूम है
सूफीज्म का जो इमर्जेंस हुआ वो किस में हुआ, वो हुआ इस्लाम में हुआ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि सूफी मूवमेंट प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द मिडाइवल इंडियन सोसाइटी फोस्टरिंग यूनिटी एंड स्पिरिचुअल एनरिचमेंट। ठीक है, तो ये एकता की बात करता है और जो स्पिरिचुअल एनरिचमेंट जो आध्यात्मिक जो क्या हुआ समृद्धि की बात करता है। इसका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा हम ये देखते हैं। तो एम्फसाइज इक्वालिटी, फिर से वही बात आप देखिए, समानता की बात करता है, सोशल डिवीजन को क्या करता है, कम करने की बात करता है, साथ ही साथ प्रोमोटेड यहाँ पे कम्युनल हार्मनी। ठीक है, ये ध्यान के यहाँ पे जो क्या होगा, जो सामुदायिक जो समन्वय हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेल मिलाप हो गया, उसकी बात करता है। बाय ब्रिंग द हिंदू मुस्लिम रिलेशन, ठीक है, दोनों को एक रहने की बात करता है। नाउ एंड एस्टैब्लिश्ड खानका आपको मालूम है, जहाँ पे जो सूफी लोग रहते थे उसको हम बोलते थे खानका, एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग एंड चैरिटी। ठीक है, वो क्या बन गया, एक सीखने का, ठीक है, और दान दक्षिणा का ये एक केंद्र बन गया था। नाउ इसका हमारे धर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, धर्म के ऊपर, तो सिंप्लीफाइड इस्लाम क्या हुआ, थोड़ा सा नाजुक हुआ, साधारण रहा। ठीक है, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल, और जो आम जनता तक ये पहुंचा। इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिस लाइक उर्स आपको मालूम है, ध्यान के यहाँ पे जब उसमें क्या होता है, जब जैसे इस्लाम में जैसे जो ये हो गए, कोई वहां के जो पीर हो गए, जब उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, लोग वहां पे अपने सेलिब्रेशन के लिए करने जाते हैं, उसको हम बोलते हैं उर्स बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस द भक्ति पोएट जैसे लाइक कबीर एंड नानक, आपको मालूम है इससे जो कबीर और नानक दोनों लोग क्या हुए, इंस्पायर्ड हुए, इस्लाम से भी इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, नाउ तो कंक्लूजन लिख सकते हैं कि सूफी मूवमेंट एनरिच द इंडिया स्पिरिचुअल एंड द सोशल फैब्रिक, लिविंग एंड एंड्यूरिंग लेगेसी। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे हिंदी में हम देख लेते हैं, हिंदी में क्या दिया हुआ। तो हिंदी में जो अगर धार्मिक इसका जो प्रभाव की अगर हम बात करें, तो इसमें तो इस्लाम को इसने क्या किया, सूफीनिज्म ने इस्लाम को सरल बनाया, जिसने आम लोगों के लिए क्या हुआ, सुलभ हुआ। और जो उर्स हो गए, जो संतों की जो पुण्यतिथि मनाया जाता है, जैसे परंपराओं को प्रचलित किया। कबीर और नानक जैसे भक्ति कवियों को प्रभावित किया, और सूफी आंदोलन ने भारत की आध्यात्मिक और सामाजिक संरचना को समृद्ध किया और एक अस्थायी विरासत वहां पे रख दिया। ठीक है, तो यह हमारा यहाँ से छठा सवाल बन गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि हाउ डिड द भक्ति सूफी मूवमेंट चैलेंज एस्टैब्लिश रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो ये जो भक्ति और जो सूफी जो आंदोलन हो गए, इन्होंने जो धार्मिक जो रूढ़िवाद है उसको कैसे प्रभावित किया, ये आपका सवाल यहाँ से बनता है। यानी दोनों जो परंपराएं जो थी, दोनों जो आंदोलन जो थे, इन्होंने जो धार्मिक जो कट्टरता थी, ठीक है, रूढ़िवादी जो थी, इसको इन्होंने कैसे चैलेंज किया। तो नाउ आपको हमने बताया भी था कि जो शुरुआत जो हुई थी इनकी, ठीक है, इनका जो इमर्जेंस जो हुआ था इसी खिलाफ हुआ था। इंट्रो में हम डाल सकते हैं कि द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट इमर्ज एज रिफॉर्मेटिव ट्रेडिशन एंड क्वेश्चनिंग द रिजिड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, तो ये करते क्या, ये करते भी वही है कि जो भी हो गया धार्मिक जो रूढ़िवाद है और कठोर जो परंपराओं की ये चुनौती, इनको ये चुनौती देते हैं ना। तो रूढ़िवाद को चुनौती कह देते हैं, तो जाति व्यवस्था और जो पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व को ये लोग क्या करते हैं, नकारते हैं, ये साफ साफ उनको रिजेक्ट करते हैं कि भाई जाति व्यवस्था जो चीज, ये चीज नहीं होनी चाहिए, कास्ट सिस्टम। ठीक है, जो पृष्ठ जो क्लास हो गया, पुरोहित जो वर्ग हो गए, इनका जो डोमिनेंस है, इसको ये लोग नकारते हैं। कर्मकांड रिचुअल्स हो गए, कठोर धार्मिक परंपराओं की आलोचना करते हैं, कितना कठोर भी नहीं होना चाहिए। साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर धर्म को सरल बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि भाई लोगों के पास ज्यादा अगर पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उनका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो बता दिए कास्ट हायरार्की को रिजेक्ट करते हैं, जो प्रिस्टली डोमिनेंस उसको भी ये लोग रिजेक्ट करते हैं, जो रिचुअल्स प्रैक्टिस जो है, जो रिजिड जो डॉगमा हो गया, ठीक है, इसका विरोध करते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। नाउ इनकरेज द इंटरफेथ डायलॉग एंड टॉलरेंस। ठीक है, एक दूसरे के धर्म में जो भरोसा है, विश्वास है, जैसे सुनता है, इसकी ये लोग बात करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म क्या हो जाएगा, तो एडवोकेट द पर्सनल डिवोशन। ठीक है, व्यक्तिगत समर्पण की बात करते हैं ओवर द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन। नाउ एम्पावर्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप लाइक वुमेन एंड द लोअर कास्ट। ठीक है, ये इसमें जो सबसे अच्छी जो बात जो देखने को मिलती है कि भक्ति आंदोलन में ये लोग क्या करते हैं, महिलाओं को भी अलाउ करते हैं, ओपन, उनके लिए ओपन रखते हैं, और जो निचले कास्ट के जो लोग थे, ठीक है, निचले जाति के जो लोग थे, इनके लिए भी ये ओपन रखते हैं। प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूसिव स्पिरिचुअलिटी। कंक्लूजन में हम साफ साफ लिख सकते हैं, हाँ, इनके जो स्पिरिचुअलिटी जो था वो सबके लिए था, ये इस प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन था, कोई भी आकर के यहाँ पे ये जो है आध्यात्मिकता जो है वो अपनी दिखा सकता था, कर सकता था ना। कंक्लूजन में हम साफ साफ लिख सकते हैं कि भक्ति सूफी मूवमेंट क्वेश्चन द ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस।
ठीक है। तो जो रूढ़िवादी जो प्रथाएं जो थी इसके ऊपर बहुत बड़े सवाल उठाते हैं। एंड फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ इंक्लूसिविटी एंड डिवोशन, ठीक है। तो इसमें आप हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि भक्ति सूफी आंदोलन ने रूढ़ियों को तोड़ करके समावेशिता, ठीक है, और भक्ति की संस्कृति को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट सवाल था। अब हम आते हैं चैप्टर 7 एन इंपेरियल कैपिटल विजयनगर, ठीक है। विजयनगर की हम बात करने जा रहे हैं। विजयनगर सवाल अच्छे अच्छे बनते हैं। हम देखते हैं पहला सवाल जो यहां से बनेगा वो बनेगा डिस्कस द आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द कल्चर डाइवर्सिटी, ठीक है। तो विजयनगर जो साम्राज्य हो गया इसकी जो है वास्तुकला, आप सब बोल सकते हैं विजयनगर की जो वास्तुकला की सांस्कृतिक विविधता और महत्व पर चर्चा कीजिए। तो आपको मालूम है उसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं, इनकी हमें क्या बताना है, इनका महत्व बता देना, सिग्निफिकेंस बता देना है। तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देंगे, क्या देंगे। तो विजयनगर एम्पायर कब से कब तक था, 14th to 17th सेंचुरी तक था। वाज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है ना। यहाँ की जो वास्तुकला जो थी एक अलग ही थी। एंड विच शोकेस्ड अ ब्लेंड ऑफ द्रविड़ ट्रेडिशन टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसमें आपको मालूम द्रविड़ जो परंपराएं हैं वो देखने को मिलती है, ठीक है। जो मंदिर की जो वास्तुकला हो वो देखने को मिलता है। इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये भी इनको इसमें प्रभावित करता है। इसकी कैपिटल राजधानी कहाँ पे थी, हम्पी, मालूम है। और हम्पी क्या है, एक आज समय में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड आर्किटेक्चरल मार्वल से जो बना हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, द टेम्पल वर द फोकल पॉइंट ऑफ द कल्चर लाइफ, ठीक है। टेम्पल में आप वहाँ का जो सांस्कृतिक जो जीवन है वो देखने को मिल जाएगा। नाउ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग द, जैसे विरूपाक्ष मंदिर हो गया, ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल हो गया जो आपको मालूम है किसको समर्पित है, लॉर्ड शिवा को है। विठल टेम्पल हो गया, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं जो कैसे जो है एक रथ पे बनाया गया है। नाउ ये होगा फीचर्स लाइक गोपुरम हो गया, गोपुरम टावरिंग जो गेट होता था, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गोपुरम। एंड मंडप भी देखने को मिलता है जो पिलर हॉल हो गया, पिलर हॉल हो गया। ये सब आर्किटेक्चर वहां का हमें ध्यान में रखना है ना। रॉयल इनक्लोजर की बात करें अगर तो स्ट्रक्चर लाइक लोटस महल, ठीक है, लोटस महल बना हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्वीन बाथ, ठीक है, ये बना हुआ है। महानवी डिब्बा सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो होता है महानवी डिब्बा, क्या बताता है, रिफ्लेक्ट द सोफिस्टिकेशन ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर। हजाराम मंदिर, आपको मालूम है हजार, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हजाराम जो टेम्पल है ना, इसका क्या यूज था, इसमें कौन से लोग जा सकते थे, ठीक है। एंड टेम्पल डिपिक्ट इंट्रिकेट कार्विंग ऑफ द रामायण। और हजाराम अगर हम मंदिर की बात करें तो वहां पे जो कौन है, जो लॉर्ड जो राम हो गए, ठीक है ना, और उनकी जो बहुत सारी जो घटनाएं हैं है ना, उस मंदिर में हजारों वहां पे राम की मूर्तियां वगैरह बनाई गई है उस मंदिर के ऊपर। अर्बन डिजाइन की बात करें तो सिटी वर्क वेल प्लान, शहर जो है काफी अच्छे से प्लानिंग करके बनाया गया। फोर्टिफाइड वॉल है, ठीक है, दीवारें मालूम है। अगर याद है तो अब्दुल रजाक आया था तो बताता है कि भाई यहाँ का फोर्टिफिकेशन जो है वो 7 लेयर में है, वो 7 लेयर में है। वाटर रिजर्वायर है, ठीक है, जलाशय भी देखने को मिलेगा। इरिगेशन सिस्टम काफी अच्छा था, ठीक है। नाउ इरिगेशन सिस्टम, इसमें जो पानी जो आता था वो तुंगभद्रा नदी से आता था। इट हाईलाइटेड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था काफी मजबूत थी और आर्थिक जो ढांचा जो था ये भी काफी ज्यादा मजबूत था। नाउ कल्चर डाइवर्सिटी की बात करें, सांस्कृतिक जो विविधता की अगर हम बात करें तो इसमें इन्फ्लुएंस द इंडो इस्लामिक स्टाइल दोनों देखने को मिलते हैं इन द डोम्स, ठीक है, आर्ट, ठीक है, एंड द कोर्टयार्ड डिजाइन, जैसे लोटस महल में देखने को मिलेंगे, जिसमें इंडो इस्लामिक स्टाइल देखने को मिलेगा। दिस रिफ्लेक्टेड द एमलगमेशन ऑफ द कल्चर ड्यू टू ट्रेड एंड कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो व्यापार और युद्ध के कारण, लड़ाई कारण, ठीक है, या जीत हासिल हुई, इन दोनों का मिक्सर जो है यहाँ पे आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। कंक्लूजन में हम साफ साफ बोल सकते हैं कि जो कल्चर, जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ विजयनगर एम्पायर नॉट ओनली सिंबलाइज इट्स grandeur but also reflected the cultural and religious syncretism of time, and it remains a testimony to Indian rich architectural ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये जो उस समय जो विजयनगर का जो शासन जो था ये सिर्फ वहाँ के शासन प्रशासन को नहीं दिखाता है, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है खास करके इसको काफी ज्यादा अच्छे से दिखाता है। तो इसको यदि हम हिंदी में देखें तो इसमें आप देख सकते हैं मंदिरों की जो वास्तुकला हो गई, ठीक है, ये एक सांस्कृतिक जीवन केंद्र था, ये हम बता दिया। विरूपाक्ष मंदिर जो मालूम है शिव को समर्पित है। विठल टेम्पल, ठीक है, जो आपको मालूम है जो पत्थर जो रथ है वहां पे देखने को मिलता है। साथ ही गोपुरम जो गेट होता था वहां पे भी आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। मंडप, वहां पे भी आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राजसी परिसर में जैसा जो राजा का एरिया हो गया वहां पे आपको मालूम है कमल महल है, ठीक है, रानी स्नानागार है,
ठीक है, महानवी डिब्बा, ये संरचनाएं वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो काफी अच्छा वहां पे आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। हजारा मंदिर जो मालूम है, हमने बताया कि राजा का क्या होता था, राजा और उनके फैमिली के लिए पर्सनल मंदिर ये होता था। वहां पे नक्काशी जो है काफी अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, शहरी डिजाइनिंग अगर बात करें वहां पे आर्किटेक्चर कैसा, तो शहरों में ठीक है किलेबंदी होती थी, ठीक है, जलाशय रिजर्वायर हमने बता दिया, ठीक है, और साथ साथ सिंचाई की प्रणाली काफी अच्छी थी। यहाँ के प्रशासनिक और आर्थिक संरचना वो भी काफी ज्यादा ताकतवर थी। सांस्कृतिक विविधता की अगर बात करें तो इंडो इस्लामिक शैली देखने को मिलेगा, जैसे गुंबद बना हुआ मिलेगा, ठीक है, मेहराब और जो आंगन होगा डिजाइन वहां पे भी दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। ठीक है, यह यहाँ व्यापार और विजय के कारण संस्कृतियों के मेल को दर्शाता है। हम निष्कर्ष में साफ साफ लिख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला न केवल उसकी भव्यता को दर्शाती है बल्कि उस समय की संस्कृति और धार्मिक समरसता को भी दर्शाती है। यह भारत की समृद्ध वास्तु परंपराओं का प्रमाण है कि हमारा जो समाज जो था उस समय का कितना ज्यादा समृद्ध था। ठीक है, तो यहाँ से अब इस चैप्टर से जो दूसरा सवाल बनता है, दूसरा सवाल ये बनता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ विजयनगर एज एन इंपेरियल कैपिटल इन सोशियो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो विजयनगर का सोशियो इकोनॉमिक जो हिस्ट्री जो है इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो हम बता सकते हैं सबसे पहले कि विजयनगर का जो विजयनगर जो फाउंडेड इन 1930 विजयनगर वाज फाउंडेड इन 1336। ठीक है, 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, उनके द्वारा जो किस डायनेस्टी के थे, संगम डायनेस्टी के थे। इमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट इंपेरिकल कैपिटल। ठीक है, इंपेरियल कैपिटल एंड इट सर्व्ड एज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हब ऑफ द साउथ इंडिया। पूरे साउथ इंडिया का एक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्या था, केंद्र था ये। ठीक है, बहुत मजबूत था उस समय का। नाउ हम आते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस। विजयनगर एम्पायर जो है इसका जो है राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व क्या था। नाउ द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ का जो सरकार जो राजा जो था, ठीक है, जो आपको मालूम है जिसमें कृष्णदेवराय की नाम सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, जिन्होंने पूरे विजयनगर को एक्सपेंड किया। ठीक है, तो उनका जो है मतलब वहां पे जो शासन जो था, केंद्रीय शासन जो था, बहुत मजबूत पावरफुल शासन वहां पे देखने को मिलता है विथ एफिशिएंट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ किंग एज अ सुप्रीम ऑथोरिटी। ठीक है, तो राजा जो होगा वो एक अपना एक सुप्रीम ऑथोरिटी होगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर होगा, विद द सपोर्ट ऑफ द नायक। इसका सपोर्ट कौन करेंगे, नायक। ठीक है, तो नायक कौन होते थे, जो फ्यूडल चीफ होते थे, उनकी बात हो रही है। इसके बाद अमर नायक भी होंगे जो मिलिट्री वाले हेड होंगे। रेगुलर मिलिट्री कैंपेन टू प्रमोट द एम्पायर, टू प्रोटेक्ट द एम्पायर। हमेशा क्या होगा, जो मिलिट्री कैंपेनिंग चलेगी ताकि हम पूरे जो एम्पायर है, साम्राज्य, उसको क्या कर सकें, बचा करके रख सकें। ठीक है ना, किसके खिलाफ, अगेंस्ट बहमनी सल्तनत। नाउ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो फ्लोरिशिंग द ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशिया। विजयनगर का जो व्यापार होगा साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, पर्शिया हो गया, यूरोप हो गया, उनसे व्यापार वगैरह देखने को मिलेगा। नाउ मार्केट इन द चंपी सोल्ड प्रीशियस स्टोन, टेक्सटाइल एंड द स्पाइसेस। वहाँ पे जो मसाले जो देखने को मिलेंगे, वहाँ पे मसाले बिकेगा। ठीक है, टेक्सटाइल और स्टोन वगैरह यहाँ पे क्या हुआ, उसका व्यापार वगैरह मिलेगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सपोर्टेड बाय इरिगेशन सिस्टम लाइक द टैंक एंड कैनाल। वहाँ पे जो भी खेती होगी, खेती के लिए क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए, इरिगेशन। तो इरिगेशन का जो पानी आता था वो आता था यहाँ के टैंक से और आता था कनाल से आता था। ठीक है ना, धार्मिक और जो संस्कृति का हम केंद्र की बात करें तो प्रमोटेड हिंदुइज्म। ये इसको बढ़ावा दे रहा है, जो क्या हिंदुइज्म होगा उसको बढ़ावा दे रहा है थ्रू द रूलर टोलेंट ऑफ द अदर रीजन। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जो थे जो वहाँ के जो राजा लोग होंगे वो जो बाकी जो धर्म है उसको लेकर भी ये सहिष्णु होंगे। ठीक है, उनके अंदर कट्टरता नहीं रहेगी। पैट्रोनेज ऑफ आर्ट, वहाँ पे लोग ये जो भी कला है इसको सुरक्षित रखेंगे। म्यूजिक हो गया, ठीक है, संगीत, लिटरेचर, साहित्य हो गया, इनको जैसे कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा, संस्कृत में ये लोग इसको सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, इसकी देखरेख करेंगे। पैट्रोनेज। नाउ डिक्लाइन एंड द लेगेसी। द एम्पायर डिक्लाइन आफ्टर द बैटल ऑफ द तालीकोट। ठीक है, ये जो विजयनगर साम्राज्य जो है इसका जो क्षय हो गया, ठीक है, क्षय बोले तो इसका ह्रास हो गया, डिक्लाइनेशन हो गया। ठीक है, कब, जब बैटल ऑफ तालीकोट हुआ था, कब, 1565 में, 1565 में तब हुआ था, जहां से इसका डोमिनेंस धीरे धीरे कम होने लगा। एंड हाउएवर इट लेफ्ट एन एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ कल्चर एंड आर्किटेक्चर। लेकिन हाँ, जो भी हो, भले इसका फॉल हो गया, लेकिन इस साम्राज्य में हमें काफी समृद्ध जो है वो आर्किटेक्चर देखने को मिलता है और कल्चर देखने को मिलता है। इन कंक्लूजन लिख सकते हैं कि विजयनगर एज एन इंपेरियल कैपिटल। ठीक है, विजयनगर आपको मालूम है एक शाही क्या था, राजधानी था, एपिटोमाइज्ड ब्लेंड ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। आपको मालूम है ये जो विजयनगर था राजनीतिक रूप से सशक्त था, आर्थिक रूप से सशक्त था और यहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। ठीक है ना, तो ये आपका देखना, एंड जिससे कारण क्या होता है, साउथ इंडिया का हिस्ट्री काफी अच्छे से हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन
सेकंड हो गया, ठीक है। तो अपना हिंदी मीडियम वाला अपने करके देख लेना, हमने यहाँ से बता दिया। ना अब हम आते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ विजयनगर बाय कोलिन मैकेंजी एंड द अदर आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो विजयनगर के बारे में जो कोलिन मैकेंजी ने उसको क्या मिला, इसने क्या लिखा हुआ है, और बाकी जो अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट हो गए उन्होंने क्या लिखा है, इसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रो में दे सकते हैं कि द रूइंस ऑफ द विजयनगर, जो विजयनगर की जो भी जो क्या जो बच्चे को जो चीजें हैं, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है ना। वर rediscovered in the early 19th century, इसका डिस्कवर कब हुआ था, स्थापना तो मालूम है 1336 में हुआ था, लेकिन इसको जो रीडिस्कवर किया गया 19वीं शताब्दी में किया गया, किसके द्वारा, कोलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया। ये कौन था कोलिन मैकेंजी, फर्स्ट आपको यहाँ से बताना पड़ेगा, फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, एंड these findings have provided valuable insight the history, ठीक है। और जो उसको जो भी मिला हुआ है ना, उससे हमें विजयनगर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है, वहां की हिस्ट्री पता चलती है, वहां का कल्चर पता चलता है, और आर्किटेक्चर तो खैर हमने इसका जिक्र कर ही लिया, ठीक है, जो पता चलता है। नाउ रीडिस्कवरी बाय द कोलिन मैकेंजी, तो कोलिन मैकेंजी क्या करता है, इसको रीडिस्कवर करता है, ठीक है। हिज सर्वे डॉक्यूमेंटेड द लेआउट ऑफ द हम्पी टेम्पल एंड इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसके जब ये क्या करता है, जब सर्वे वगैरह करता है, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स इसमें जो किसके बारे में जिक्र करता है, तो हम्पी यहाँ की राजधानी थी, ठीक है, मालूम है। तो यहाँ का टेम्पल हो गया, इसका जिक्र करता है, और यहाँ का जो इंस्क्रिप्शन होगा, जो शिलालेख हो गया, उसका ये जिक्र करता है। नाउ दिस रिकॉर्ड सर्व्ड एज अ फाउंडेशनल डेटाबेस फॉर द फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी, ठीक है। और पहला व्यक्ति कौन था, कोलिन मैकेंजी था। इसके बाद जो भी लोग आर्कियोलॉजिस्ट लोग आएंगे, पुरातात्विक जो आएंगे, वो इसी को पढ़ करके आगे अपना फ्यूचर में जो लिखना होगा वो लिखेंगे। नाउ आर्कियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्सकवेशंस रिवील्ड द सिटी लेआउट, ठीक है, शहर उस समय कैसा था, ट्रेड रूट उस समय का क्या था विजयनगर का, एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वहां का कैसा था, ये कोलिन मैकेंजी बताते हैं। आर्टिफैक्ट्स, आपको मालूम है वहां की जो पुरानी जो वस्तुएं हो गई, ठीक है, जो एंशिएंट जो ऑब्जेक्ट्स हो गए, लाइक इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, ठीक है, इंस्क्रिप्शन हो गया, मालूम है, शिलालेख हो गया, जो सिक्के हो गए, स्कल्पचर्स जो मूर्तियां हो गई, हाईलाइट द एम्पायर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वहां का सामाजिक और आर्थिक ढांचा को बताता है। नाउ इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट की बात करें तो एपिग्राफ लाइक जैसे हम्पी का इंस्क्रिप्शन अगर आप देखिएगा तो वहां पे हमें बहुत सारा डिटेल मिलता है कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, ठीक है, प्रशासन कैसे चलता था, वहां का टैक्सेशन जो था, ध्यान रखना, कर व्यवस्था जो है वो कैसी थी, और वहां का कल्चर लाइफ कैसा था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था। नाउ लिटरेरी वर्ड्स लाइक अमयुक्त मर्यादा बाय कृष्णदेवराय, याद रखना, यहाँ से एक नंबर का सवाल पूछा जाता है कि जो अमयुक्त मर्यादा जो है ये किसने लिखा है, कृष्णदेवराय ने लिखा था। ये उस समय की हमें वहां के समझ को बताता है। मॉडर्न रेलेवेंस, आज के समय में इसका क्या रेलेवेंस है, तो हम देख सकते हैं जो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एफर्ट बाय एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको अभी कंजर्व करके रखी हुई है, ठीक है, हमने बता भी दिया था, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड कर दिया गया है। हम्पी का स्टेटस जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे मिला हुआ है, बूस्टेड टूरिज्म, और यहाँ इससे क्या हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है और अवेयरनेस बढ़ी है, लोग वहां पे जाते हैं, देखते वगैरह हैं। नाउ कंक्लूजन लिख सकते हैं कि द रीडिस्कवरी ऑफ विजयनगर हैज बीन instrumental in reconstructing the history of the medieval South India and stand a symbol of India rich culture, heritage and the architectural ingenuity, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखना कि ये जो विजयनगर का जो हिस्ट्री है ये हमें बताता है कि उस समय का आर्किटेक्चर कैसा था, उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशियो इकोनॉमिक जो लाइफ जो था ये लोगों का कैसा था, और कोलिन मैकेंजी का जो भी यहाँ पे जो अकाउंट्स है, जो भी वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमें बताते हैं उस समय की साउथ इंडिया का हिस्ट्री कैसा था मिडाइवल पीरियड में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से इंग्लिश मीडियम में हो गया, हिंदी मीडियम में आपके सामने हमने यहाँ पे लिख दिया सब चीज, आप लोग एक बार यहाँ से देख लेना, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि एनालाइज द रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ विजयनगर, विजयनगर को समृद्ध बनाने में वहां के ट्रेड और कॉमर्स का क्या रोल था, ये आपका बनेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, देखना। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। आपको मालूम है कि विजयनगर इतना मजबूत जो था आर्थिक रूप से क्यों था, तो आपको मालूम है ट्रेड एंड कॉमर्स काफी अच्छा था, साउथ एशियन कंट्रीज होता था, पर्शिया से होता था, यूरोप से इनका व्यापार वगैरह होता था। तो इंट्रो में हम लिख सकते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स प्लेड अ पिवोटल रोल इन द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है, सबसे बड़ी इनका भूमिका रहती है विजयनगर एम्पायर को इतना ज्यादा मजबूत बनाने में। एंड द एम्पायर एक्टेड एज अ ट्रेड नेक्सस बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, ठीक है, और इनका जो व्यापार होता था वो ईस्ट से भी होता था और वेस्ट से भी होता था। नाउ अब हम बात सबसे पहले इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं, इनका जो आंतरिक जो व्यापार होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस ऑफ राइस, स्पाइसेस एंड द कॉटन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी खेती होगा, खेती की अगर हम बात करें तो इसमें चावल हो गया, ठीक है, चावल हो गया, मालूम है, मसाले, कपास जैसे कृषि आधारित वस्तुएं वहां पे देखती थी,
गांव के बाजार से आपको मालूम है, और जो शहरी बाजार स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। तो हम तो ये पहले देख अंदर का व्यापार देख लिए कि हमारे जो विजयनगर हो गया उसके अंदर कौन किस किस चीज का व्यापार होता था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना। अगर हम बात करें बाहरी व्यापार, तो फारस हो गया, जो फारस हो गया, अरब यूरोप को मसाले और वस्त्र और कीमती पत्थरों का निर्यात करते थे, ठीक है ना। ठीक है, आगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना। तो हमने फिर से बता दिया, तो इंटरनल जो क्या होगा, इंटरनल जो ये हो गया ट्रेड हो गया, इसमें ये राइस, स्पाइसेस एंड कॉटन हो गया। विलेज मार्केट आपको मालूम, इसको हम लोग आगंडीज बोलते हैं। अर्बन बाजार लगते थे यहाँ पे, जिसमें लोकल रेट्स वगैरह पूरा किए जाते थे। साथ ही साथ अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लाइक स्पाइसेस, ठीक है, हम लोग जो भाई गुड क्या करते थे, भेजते थे बाहर, एक्सपोर्ट करते थे विजयनगर से, क्या है, स्पाइसेस, मसाला, टेक्सटाइल, ठीक है, आपको मालूम है कपास हो गया, और कीमती कीमती जो पत्थर हो गए वो भेजते थे कहाँ, पर्सिया भेजते थे, ठीक है, अरेबिया भेजते, अरब भेजते थे, एंड यूरोप में हम लोग भेजते थे, ठीक है ना उस समय। नाउ पोर्ट्स लाइक, जैसे आपको मालूम है, जैसे क्या होगा, पतन हो गया, भटकल हो गया, ठीक है, मैंगलोर हो गया। मैंगलोर आपको मालूम है कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। वहां पे देखिए तो यहाँ से क्या होता था, मरीन ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड वगैरह होता था। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो मार्केट कहाँ पे ज्यादातर हम्पी में देखने को मिलेगा। हम्पी वहां की क्या थी, राजधानी थी। नाउ तो सच है, हम्पी बाजार हो गया, वर हब ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये क्या था, ये आर्थिक जो क्रियाएं होती थी इसका एक केंद्र था हम्पी। नाउ प्रेजेंस ऑफ द इंटरनेशनल मर्चेंट्स, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय दूर दराज से क्या आते थे, व्यापारी आते थे, इंक्लूड जैसे अरब से हो गए, पर्शिया के हो गए, ठीक है ना, पोर्चुगीज व्यापारी भी यहाँ के मार्केट में आते थे। ना करेंसी एंड टैक्सेशन की बात करें, तो उस समय गोल्ड कॉइन्स हो गए, जिसको हम क्या बोलते थे, वरा हो गया, सिल्वर कॉइन्स, ये भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, यानी सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के भी इस्तेमाल में लाए जाते थे। रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रेड सपोर्टेड द एम्पायर्स मिलिट्री एंड कल्चरल एक्टिविटी, ठीक है ना, और जो भी पैसा आता था इससे वहां का मिलिट्री स्ट्रांग होता था, और वहां का जो कल्चरल एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा उसमें किया जाता, उसमें निवेश वगैरह किया जाता था। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि द रोबस्ट ट्रेड नेटवर्क ऑफ द विजयनगर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रोस्पेरिटी। ध्यान रखना, इसका जो है इतना ज्यादा जो क्या रहा, जो व्यापार रहा, व्यापार इतना ज्यादा मजबूत रहा, जिसके कारण ये एम्पायर भी पूरी तरह से समृद्ध रहा। नाउ एंड इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वाज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इट्स पॉलिटिकल एंड द कल्चरल डोमिनेंस, ठीक है। तो इस साम्राज्य का इसका जो इतना जो राजनीतिक जो दबदबा रहा, ठीक ना, इसमें इतना जो क्या रहा, सांस्कृतिक जो दबदबा रहा, इसके पीछे का मेन वजह हो जाता है कि इसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम साफ साफ इसमें हम लोग कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि विजयनगर के मजबूत व्यापार नेटवर्क ने क्या किया, इसकी समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इसकी आर्थिक ताकत इसके राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का आधार थी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने 3-4 पॉइंट क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। पहला कि आंतरिक व्यापार कैसा था, दूसरा बाहरी व्यापार किस किस से करते थे, ठीक है, बाजार का ढांचा कैसा होता था, ठीक है, और इसमें क्या मुद्रा और कर प्रणाली कैसी थी। तो ये हमारा एक प्रॉपर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके चैप्टर 8 पे, जिसका नाम है पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, ठीक है। तो इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं एक बार हम आकर के देखते हैं। और इसमें पहला जो सवाल जो बना हुआ है, डिस्कस द रोल ऑफ जमींदार इन द मुगल एग्रीगेरियन सिस्टम, ठीक है। तो मुगल लोगों की जो क्या थी, जो कृषि प्रणाली थी, इसमें जमींदारों की भूमिका पे चर्चा हमें करना है। इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि मुगल कृषि प्रणाली किसानों और जमींदारों और राज्य के बीच एक त्रिस्तरीय संबंध पर आधारित थी, ठीक है, जिसमें 3 लोग आते थे, एक तरफ जो होगा मुगल राजा हो जाएंगे, एक तरफ जमींदार और एक तरफ किसान हो जाएंगे। एंड जमींदार ये हो गया, जमींदार इस प्रणाली में मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे और भूमि प्रबंधन और राजस्व संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, ठीक है। यानी जो मिलिट्री का जो रोल निभाएगा, इंटरमीडिएटरी का जो रोल निभाएगा, वो कौन निभाएगा, वो जमींदार निभाता था। तो जमींदार प्ले अ क्रूशियल रोल एज ए इंटरमीडिएटरी, ठीक है, और मैनेजिंग, यही लैंड को मैनेज करेगा, और रेवेन्यू वगैरह भी कौन इकट्ठा करेगा, यही इकट्ठा करता था। तो हम सबसे आते हैं जमींदार का रोल। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार सवाल पूछा भी गया है। नाउ तो जमींदार का रोल हम देखते हैं, उसका पोजीशन क्या था। सबसे पहले बात करें तो देवर पावरफुल लैंड होल्डर, ठीक है, ये काफी ज्यादा क्या होते थे, शक्तिशाली होते थे, एंड हुज एक्सरसाइज सोशल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, और इनका जो है ध्यान रखना, इनका जो है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव दबदबा भी क्या था, काफी ज्यादा था, क्योंकि जो मुगल एम्पायर जो रूलर हो गए, ठीक है ना, उसके बाद दूसरा स्थान पे यही लोग आते थे। एक्टेड एज ए इंटरमीडिएरीज बिटवीन पीजेंट्स एंड द मुगल स्टेट, ठीक है। तो जो किसान और जो मुगल जो क्या हो गए, जो राजा हो गए, इनके बीच में
जो मध्यस्थता का जो काम करते थे, यही काम करते थे, ये बिचौलिए थे। नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, ये इनका काम क्या था, फंक्शन क्या था, तो ये लोग क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू को ये कलेक्ट करते थे किसानों से, ठीक है, और इससे जाकर लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करके किसको सबमिट कर देते थे, तो ये जो स्टेट हो गया है ना, उनके खजाने में जाकर के सबमिट कर देते थे ना। अब इसका सोर्स ऑफ पावर, इनको पावर मिल कहां से रहा है, जमींदार लोगों को, तो ओनरशिप ऑफ द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ द लैंड एंड इंक्लूडिंग द कल्टिवेटेड एंड द अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, यानी इसमें हम बात करें तो उनके पास जो बड़ी मात्रा में क्या होती थी, भूमि होती थी, जिसमें कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि शामिल थी, तो वहीं से लोग क्या करते थे, ये लोग वहां से टैक्स वगैरह लेते थे ना। उनके पास सशस्त्र अनुयायी की सेना भी होती थी, है ना, एकदम आर्म्स, जो आर्म्स वाले जो क्या हो गए, जो लोग हो गए जिनके पास हथियार होता था, यानी साफ साफ हम कह सकते हैं कि इनके पास मिलिट्री रिसोर्स भी देखने को मिलता था, जैसे आर्म्ड रिटेनर हो गए, एंड पैट्रोनेज ऑफ लोकल मार्केट, ये जो लोकल मार्केट हो गया उसके देख रेख निगरानी भी रखते थे, एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन देयर डोमिनेंस, इसके कारण का क्या था, प्रभाव काफी ज्यादा था ना। इकोनॉमिक फंक्शन की बात करें तो इनहेंस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय प्रोवाइडिंग द लोन, ये लोग क्या करते थे, किसानों को लोन दे करके एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की बात करते थे, ठीक है। नाउ सुपरवाइज इरिगेशन एंड इंश्योर्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एग्रीरियन एक्टिविटी, ठीक है, कृषि जो क्रियाकलाप है, जो क्रियाकलाप है वो अच्छे से चल सके, इसका एक काफी का ध्यान रखते थे, खास करके इरिगेशन की ध्यान रखते थे, ठीक है ना, और उनके फंक्शनिंग की ना। कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल स्टेट, कई बार इनके जो मुगल जो अथॉरिटी हो गए इनसे कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता था, यानी ओकेजनली रेसिस्टेड मुगल अथॉरिटीज विद होल्डिंग रेवेन्यू और रिवोल्टिंग, ठीक है, कई बार चूंकि अभी ये लोग दूसरे नंबर पे आते थे तो ये लोग क्या करते थे, जो भी जो मुगल जो इंपेयर हो गए इनके साथ कई बार विद्रोह भी लोग कर देते थे। निष्कर्ष हम लिख सकते हैं कि मुगल कृषि व्यवस्था में जमींदार अनिवार्य थे, ठीक ना, क्योंकि बिचौलिए यही थे, ठीक ना, अब राजा डायरेक्ट तो किसानों से टैक्स लेने जाएगा नहीं, तो ये जरूरी थे, ठीक ना, जो किसानों और राज्यों के हितों को संतुलित करते थे, लेकिन इनकी, ठीक है, स्वायत्तता कभी कभी साम्राज्य के नियंत्रण के लिए चुनौती बन जाती थी, कई बोलते नहीं भाई हम अपना एक अलग अपना हम आपसे अलग रहेंगे, ठीक है, तो ये राजा के लिए कई बार चुनौती बन जाता था, ठीक है ना। अब हम आते हैं इसके दूसरे सवाल पे, एग्जामिन द मुगल स्टेट्स रेवेन्यू सिस्टम, हमें मुगल जो स्टेट हो गया, ठीक है, मुगल जो साम्राज्य हो गया उस समय का रेवेन्यू सिस्टम कैसा था ये बताना है, और दूसरा सवाल इसका इम्पैक्ट बताना है कि इसका किसानों के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता था। नाउ तो हम बोल सकते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन में कि रेवेन्यू कलेक्शन वाज सेंट्रल टू द मुगल इकोनॉमी, ठीक है, एक ही स्रोत था आय का मुगल इकोनॉमी का, वो क्या था, वो होता था कि भाई टैक्स लेना कर लेना, एंड विद द एग्रीकल्चर बीइंग प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टेट, ठीक है ना, और वो भी सबसे ज्यादा जो प्राइमरी जो सोर्स जो था वो कौन सा था एक्टिविटी, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी था, वहीं से इसको ज्यादा पैसा आता था। एंड द मुगल स्टेट डिवाइड द जब्ती सिस्टम अंडर द राजा टडोरमल टू स्ट्रीमलाइन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो इसमें साफ साफ बोल रहा है कि क्या किया जा रहा है कि यहाँ से राजा टडोरमल के नेतृत्व में जब्ती प्रणाली लागू की गई ताकि राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया जा सके। हाँ, अब हम आते हैं जो मुगल जो क्या था रेवेन्यू सिस्टम था वो क्या था, तो भूमि राजस्व बोले तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम हो गया, राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, यानी अगर हम बात करें साफ साफ तो लैंड रेवेन्यू अगर हम बात करें तो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ द स्टेट इनकम, ठीक है, राज्य का इनकम का बस एक ही स्रोत था, वो था आपका कर। नाउ जब्ती सिस्टम मालूम है, कैलकुलेटेड द रेवेन्यू बेस्ड ऑन द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ द लैंड ओवर द 10 years, ठीक है, 10 साल में कितना प्रोडक्शन होता है उसके हिसाब से यहाँ पे टैक्स लिया जाता है। रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश और काइंड, ठीक है, या तो कैश नकदी हो गया और नहीं तो दान कोई काइंड के रूप में होता था, लीडिंग टू द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, और धीरे धीरे क्या किया गया, जो खेती है उसको कमर्शलाइज कर दिया गया, उसका जो है वाणिज्यकरण कर दिया गया। इसका पीजेंट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता था, तो पीजेंट्स के ऊपर हम देखते हैं इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ता था, तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ, स्टेट प्रोवाइडेड इरिगेशन, सरकार क्या करती थी उस समय की इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी, लोन देती थी, ठीक ना, जमींदारों के माध्यम से, ताकि उनका जो प्रोडक्शन क्या हो, बूस्ट हो, ठीक है। नाउ रेवेन्यू डिमांड्स इंश्योर द सिस्टमेटिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और रेवेन्यू के कारण क्या होता था कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है काफी सिस्टमेटिक तरीके से चलते थे। हाँ, अब हम आते हैं इसका नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ा। नेगेटिव प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसका हाई रेवेन्यू डिमांड ऑफन लीड टू द इंडेप्ट अमंग द पेजेंट, कई बार राजा जो है डिमांड ज्यादा करता था, रेवेन्यू सिस्टम ज्यादा लेता था, जिससे कारण किसान जो है ये कर्ज के जाल में फंस जाते थे। नाउ मान लीजिए अकाल आ गया, ठीक है, क्रॉप फेलियर हो गया, फसल जो है बर्बाद हो गया, उस समय भी कई बार किसानों को टैक्स देना पड़ता था, जिससे उनकी दशा और बिगड़ जाती थी, फोर्सिंग देम टू अबैंडन द लैंड और मिटिगेट, कई बोलते थे नहीं भाई तुम अपना फिर जमीन छोड़ दो और नहीं तो यहाँ से भाई कहीं और निकल लो। नाउ फ्रीक्वेंट वाज इंक्रीज द बर्डन ऑफ द रेवेन्यू, कई बार जब
जब कहीं वॉर होता था तो उसका जो एक्सपेंस जो है किसानों को चुकाना पड़ता था, कैसे, ज्यादा टैक्स दे करके। हाँ, रेसिस्टेंस बाय द पीजेंट्स, कई बार किसान भी है भाई इसका विरोध भी करते थे। पीजेंट्स रिवोल्ट्स बिकेम कॉमन रिस्पॉन्स टू द एक्सप्लॉइटेशन, जब जब इनका शोषण होता था तब तो ये लोग विरोध भी करते थे, ठीक है, खास जैसे हो गए जाट्स हो गए और पे सतनामीज होगा। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जो मुगल जो रेवेन्यू सिस्टम जो था काफी एडवांस था, ठीक है, एडवांस, इसने क्या किया, एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को एडवांस किया, एंड इट प्लेसेस इमेंस प्रेशर ऑन द पीजेंट्री रिफ्लेक्टिंग द नीड फॉर द बैलेंस बिटवीन द स्टेट डिमांड्स एंड द सोशल वेलफेयर। हाँ, लेकिन इससे क्या हुआ, किसानों के ऊपर क्या होता था, ज्यादा प्रेशर भी आता, दबाव भी आता था। हाँ, तो इसमें जरूरत क्या थी कि दोनों को बैलेंस करने की जरूरत थी, ठीक है, स्टेट अपना रेवेन्यू ले, लेकिन जो है कंडीशन को देखते हुए, ठीक है, जो पीजेंट्स होगा उनके हालात को देखते हुए। ये दूसरा सवाल बना। तीसरा सवाल जो यहाँ से आपका बन सकता है, तीसरा सवाल आप देखिए, वो है डिस्क्राइब द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द एग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल पीरियड। मुगल काल का, ध्यान रखना, उस समय का जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो था, जो कृषि जो ढांचा जो था, इसका ज्यादा से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, इसका स्रोत क्या था, ये हमें बताना है, ठीक है। तो एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ द मुगल पीरियड इज रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। तो उनका हमारे बहुत सारे किताबों से पता चलता है, ठीक है, बाकी जो आर्किटेक्चरल सोर्स है वहां से पता चलता है, वहां का रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, कृषि पद्धति कैसी थी, ठीक ना, वहां का सामाजिक जो ढांचा जो था कैसा था, ठीक है, सब। लेकिन सबसे जो पहला जो सोर्स आता है वो आता है आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी आपको मालूम है, आईने अकबरी को किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। तो आईने अकबरी में बताया गया, आईने अकबरी जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, एंड दिस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम। इस किताब में पूरा डिटेल में बताया गया कि वहां का भू राजस्व जो प्रणाली जो था कैसा था, ठीक है ना, वहां भाई को फसल कौन कौन से उगाए जाते थे, पैदावार कैसा होता था, इल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, जो वहां की जो प्रशासनिक जो प्रथाएं जो थी, व्यवस्थाएं जो थी, प्रशासनिक जो प्रणाली जो थी कैसी थी, ये बताया गया इस बुक में, जिसका नाम है आईने अकबरी। दूसरा हो गया बाबरनामा, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, इसमें भी वहां के उस समय की एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है, जो रूरल लाइफ, जो देहाती जो जीवन है, उसके बारे में बताया गया है ना। उसके बाद हो गया यहाँ पे ताजकीरा और फरमान हो गया, इसमें मालूम है पर्सन जो क्रॉनिकल्स एंड द रॉयल्स ऑर्डर ऑफर इनसाइट इनटू लैंड ग्रांट, रेवेन्यू कलेक्शन एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में उन्होंने जिक्र किया गया है, ठीक है, कि भाई भूमि दान वगैरह जो होता था, रेवेन्यू कलेक्शन कैसा होता था, जो राज्यों की जो नीतियां कैसे होती थी, इसके बारे में जिक्र किया है। ध्यान रखें ट्रेवल अकाउंट्स, मालूम है बहुत सारे उस समय यूरोपियन ट्रेवल्स आएंगे, जैसे फ्रांसवा बर्नियर आएगा, ठीक है ना, आप पे निकोलो आप पे मानुषी आएगा, ये जो क्या करें यहाँ के जो रियल इकोनॉमी है, ठीक है, जो क्या हुआ, जो यहाँ से जो देहाती जो इकोनॉमी हो गया, देहात की जो इकोनॉमी हो गई, जो पीजेंट्स का लाइफ हो गया, किसानों का जीवन होगा, इसके बारे में लोग वर्णन वगैरह करते हैं। इवन बतूता आपको उसका यात्रा जो वृत्तांत आपको उसमें भी देखने को मिलेगा कि भाई एग्रीरियन प्रैक्टिस कैसा होता था मुगल एम्पायर के दौरान। नाउ अब हम आते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कब आया था, 14th सेंचुरी में आया था। नाउ आगे बात करते हैं इंस्क्रिप्शन इन द कॉइन्स, उससे पता चलता है कई जगह जो शिलालेख होंगे वहां पे, और जो सिक्के वगैरह हो गए वहां पे भी देखने को मिलेगा, शिलालेखों पे जो लैंड ग्रांट का एविडेंस मिलता है। कॉइन्स रिवील द इकोनॉमिक बेस ऑफ द एग्रीरियन सोसाइटी, कि उस समय सोसाइटी कितनी ज्यादा मजबूत थी, ये पता चलता है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, हम वहां से हम देखेंगे पूरा तात्विक जो यहाँ की जो क्या एविडेंस है, रिमेन्स ऑफ द इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, तो इरिगेशन सिस्टम उस समय की जो सिंचाई जो पद्धति जो थी, ठीक है, सिंचाई प्रणाली कैसी थी, इसका हमें पता चलता है। उस समय के टूल्स कौन से इस्तेमाल होते थे, औजार, और एग्रीगेरियन सेटलमेंट, ठीक है, उस समय की जो बस्तियां जो होते थे, कृषि लोग कैसे क्या करते थे, ये बताया गया। तो हम कंक्लूजन में साफ से बता सकते हैं कि द बाय इंटीग्रेटिंग द टेक्सचुअल एंड द मटेरियल सोर्स, जो भी हम किताब जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आईने में लिखा गया और यहाँ के जो मटेरियल जो सोर्स मिले हुए हैं, ठीक है, उनको देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय का जो था एग्रीगेरियन प्रैक्टिस कैसा था, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, लाइफ कैसा था, किस समय में, मुगल एम्पायर, मुगल जो एरा है इसके समय में कैसा था, ठीक है। तो ये आपका, तो ये बारी बारी आप देखते थे मुख्य सूरत में किताब में टेक्स्ट में आईने अकबरी, बाबरनामा, ठीक है, तजकिरे और फरमान हो गया। हाँ, अब आते हैं यात्रा वृत्तांत में किसका हो जाएगा, आप यहाँ पे बोल सकते हैं वर्नियर, और क्या यहाँ पे निकोला मनुची हो गया इसके बारे में, और इसके बाद यहाँ पे सिक्के के बारे में, सिक्के से जब पता चलता है पुरातत्व जो साक्ष्य मिलता है, इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसका जो चौथा सवाल बनेगा, चौथा सवाल, हाउ डिड द पीजेंट्स एंड जमींदार नेगोशिएट विद द मुगल स्टेट, ठीक है, तो मुगल स्टेट से ये जो पीजेंट्स और जो जमींदार हो गए है ना, इनके साथ कैसे समझौता करते थे, तो हम बताएंगे। तो मुगल जो कृषि प्रणाली जो प्रणाली राज्य जमींदारों और किसानों के बीच एक पारस्परिक निर्भरता पर आधारित थी। किसानों और जमींदार दोनों ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है।
तो उस समय मुगल जो राज था उस समय में जमींदार हो गए और किसान हो गए, दोनों की काफी अच्छी भूमिका थी, जिसके कारण इन्हीं के बदौलत जो मुगल साम्राज्य जो था ये टिका हुआ था ना। तो मुगल जो एग्रीगेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द नेगोशिएशन, ठीक है, नेगोशिएशन एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस। सब लोग आपस में क्या थे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस थे, इसलिए चल भी रहा था। कौन कौन? 3 लोग की बात होती है, मालूम है, पीजेंट्स, जमींदार और स्टेट की बात हो रही है। both groups played an important role in sustaining the empire economy. Now आगे बात करते हैं पीजेंट्स नेगोशिएशन, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। कई बार ये लोग मना भी कर देते थे, टैक्स देने से मना कर देते थे, ठीक है, कि भाई फसल बर्बाद हो गया तो भाई हम वहां पे कोई टैक्स और नहीं देंगे, कई बार अकाल पड़ गया तो भाई हम टैक्स नहीं देंगे। तो इस समय में ये लोग नेगोशिएट और करते थे। माइग्रेट टू लेस ऑपरेसिव रीजन, अब ये लोग क्या करते थे, मान लो जहाँ पे कम सताया जा रहा है, जहाँ पे टैक्स कम दिया जा रहा है, कई बार वहां पे पीजेंट जो लोग हैं वहां पे माइग्रेट हो जाते थे, ठीक है, ये आपने देख लिया। रिवोल्ट, कई बार उनका जब एक्सप्लॉयटेशन होता था तो ये विद्रोह कर देते थे, ठीक है ना, जैसा हमने देखा था जाट अपराइजिंग, ये सब देखने को मिला था। कई बार आते हैं कोलैबोरेशन, माने पीजेंट्स वर्कड ऑन द स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट लाइक द कैनाल कंस्ट्रक्शन। हाँ, अगर बात करें तो राजा की तरफ से क्या होता था, तो कई बार राजा जो क्या होता था, जब कोई डैम बनवाता था, कोई प्रोजेक्ट बनवाता था, कंस्ट्रक्शन जैसे नहर बनवाता था, तो उसमें कौन से लोग, पीजेंट्स लोग काम करने जाते थे। तीसरी बात, कोऑपरेटेड विद द जमींदार, जमींदार के साथ ही लोग ये बातचीत करके तो शेयर द रिस्क ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो रिस्क हो गया है ना, ये आपस में कहते हाँ भाई कमाइन आया या फसल बर्बाद हो गया तो थोड़ा हम टैक्स कम देंगे, तो लोग मान जाते थे। जमींदार नेगोशिएशन, जमींदार के अगर हम नेगोशिएशन की बात करें, ये कैसे करता था, जमींदार नेगोशिएट कैसे करता था, तो कोलैबोरेशन, एक्टेड एज ए इंटरमीडियरी टू इंश्योर द फ्लो ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू हमेशा आता रहे, ठीक है, इस हाथ से लेकर के उस हाथ में देना है, मतलब किसानों से लेकर के राजशाही खजाने में पैसा जमा करना है, इसमें इंटरमीडिएट का रोल करता था। एंड प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट, इसको राजा क्या करता था, मिलिट्री सपोर्ट करता था, ठीक है, मतलब इसको जाकर आर्मी को देता था ताकि जहां जरूरत पड़े वहां पे इसका इस्तेमाल कर सके। रेजिस्टेंस कई बार जमींदार भी मना कर देता था, ठीक है ना, और कई बार ये खुद बोलता था कि नहीं भाई हम अपना अलग ये रहेंगे, ठीक है, तो ये कई बार ये अपने ऑटोनॉमी की भी बात करता था, स्वायत्ता की मांग करता था। नाउ इंगेज इन द अलायंस विद द लोकल कम्युनिटी टू अपोज द स्टेट, कई बार मान लो कि जो राज्य के जो पॉलिसियाज हो गए इनका विरोध करने के लिए लोकल जो पीजेंट्स हैं उनके साथ मिल करके ये विद्रोह कर देता था राजा के खिलाफ, ठीक है। तो रोल ऑफ पैट्रोनेज, अगर हम बात करें बोथ पीजेंट्स एंड जमींदार यूज रिचुअल्स, हाँ दोनों लोग क्या करते हैं, जो आके जो कुछ परंपराएं हो गए, जो कर्मकांड हो गए, गिफ्ट है ना, पेटिशन टू नेगोशिएट द बेटर टर्म्स, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये भाई सुधार के लिए यानी अच्छे सहायता के लिए, कहने का मतलब किसान और जमींदारों ने बेहतर शर्तों के लिए अनुष्ठान, उपहार और याचिकाओं का भी सहारा लिया। कई बार राजा को पेटिशन लिखा कि नहीं टैक्स ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कई बार उनको उपहार दिया, ठीक है, कई बार भाई उनके जो अनुष्ठान हो गया, पूजा पाठ हो गया, इसको भी इन्होंने माना। हम लिख सकते हैं निष्कर्ष में यह कृषि प्रणाली निरंतर समझौते का प्रतीक थी, ठीक है, इसमें हमेशा नेगोशिएशन होते रहता था, ठीक है, मतलब ये फ्लेक्सिबल था, कह सकते हैं साफ साफ कि जो मुगल जो रेवेन्यू सिस्टम जो था ये फ्लेक्सिबल था, ठीक है, समय के अनुसार ढल जाता था, एंड जो राज्य और जमींदार और किसानों के बीच एक गतिशील संबंधों को दर्शाती थी, ठीक है। तो इसका सवाल 5वां बन सकता है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन द मुगल एग्रीगेशन इकोनॉमी, ठीक है, तो मुगल की जो क्या थी, जो वहां की जो कृषि जो अर्थव्यवस्था जो थी उसमें इरिगेशन सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस था। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि इरिगेशन वाज क्रिटिकल टू सस्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आपको मालूम है कि भाई कृषि के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी इन द मुगल एम्पायर एंड गिव द डिपेंडेंस ऑन द मॉनसून एंड द नीड फॉर द सरप्लस जनरेशन। नाउ तो इसमें इरिगेशन का क्या रोल होता था, सिंचाई का क्या रोल होता था, तो सिंचाई से क्या होता था, प्रोडक्टिविटी इनहांस होती थी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी इन द एरिया प्रोन टू द वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, जहां पे पानी कमी रहेगी वहां पे पानी वहां पे उपलब्ध कराया जाता था। नाउ सपोर्टेड कल्टीवेशन ऑफ द हाई डिमांड क्रॉप लाइक राइस एंड द शुगर कैन, जिस फसल में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है जैसे चावल जैसे गन्ना, वहां पे पानी पहुंचाया जाता था, इरिगेशन सिस्टम वहां पे उपलब्ध कराया जाता था। इरिगेशन अलग टाइप के होते थे, जैसे आप मालूम है कुएं से पानी निकाल कर इरिगेट किया जाता था, ठीक है, टैंक हो गया, तालाब हो गया, ठीक है, कनाल नहर हो गया, ठीक है, पर्सन विल वाइडली यूज। स्टेट सपोर्टेड कनाल सिस्टम, स्टेट जो है वो कनाल सिस्टम को सपोर्ट करता था, डेवलप्ड इन द रीजन, जैसे पंजाब वाले एरिया में, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में। हाँ, इसका जो है एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है एग्रीकल्चर का, तो आपको मालूम है कि भाई क्या होगा, ये प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो उसमें जो स्टेट का जो ये हो गया जो खजाना हो गया वो भी बढ़ेगा, यानी बूस्टेड रेवेन्यू जनरेशन बाय इंक्रीजिंग द लैंड प्रोडक्टिविटी, तो लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फसल भी बढ़ेगा तो उसका खजाना भी बढ़ेगा। फैसिलिटेटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृषि का कमर्शलाइजेशन होगा, कृषि का वाणिज्यीकरण होगा, यानी
अब व्यापार के पर्पज से उगाया जाएगा, जो भी सरप्लस होगा उसको मार्केट में बेचा जाएगा बाय इनेबलिंग कल्टीवेशन ऑफ द कैश क्रॉप, ठीक है ना, जिससे फसल आ सके, नकदी फसल। हाँ, इसमें इस इरिगेशन सिस्टम में चुनौतियां क्या थी ये हमें लिखना पड़ेगा। तो डिपेंडेंस ऑन द लोकल इनिशिएटिव फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। तो भाई जो लोकल जो लोग हैं उनका भी ये भी ध्यान रखा जाता था कि भाई उसका सही से मेंटेनेंस रख सके। इनइक्विटेबल एक्सेस टू इरिगेशन लेड टू द सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। लेकिन हाँ, क्या ये है कि क्या इरिगेशन सबके पास पहुंचता था बराबर? नहीं, ठीक है ना। जो वहाँ के जो डोमिनेंस वाले जो डोमिनेंट पीपल है उनके पास पहुंचता था, जमींदार के पास पहुंच जाएगा, जो रिच पीजेंट्स उनके पास पहुंचेगा, सबके पास नहीं पहुंचता था, जिससे कारण किसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, किसी का प्रोडक्शन क्या रहेगा, वहीं रहेगा, जिससे कारण सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी बढ़ेगी, डिस्पैरिटीज बढ़ेगी, असमानताएं बढ़ेंगी। कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इरिगेशन सिस्टम जो था अंडरपिन्ड द एग्रीगेरियन इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर एंड इंश्योर द फूड सिक्योरिटी। अब मान लो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फूड सिक्योरिटी भी क्या होगा, हमारा काफी अच्छा खासा होगा, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ। हाउएवर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन चैलेंज। लेकिन वही चीज है कि हमारे वहां इकोनॉमी तो बढ़ा, सब कुछ प्रोडक्शन भी बढ़ा, लेकिन इस प्रोडक्शन से एक जो इसमें जो नेगेटिविटी देखने को मिलती है, चैलेंज लिमिटेशन देखने को मिलती है कि भाई सबको बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन इरिगेशन जो है सबके पास नहीं पहुंचा, जिसके कारण सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है देखने को मिली। ठीक है, अब हम आते हैं इसके छठे सवाल पे। डिस्कस द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ठीक है, तो मुगल पीरियड में जो वाणिज्यकरण हुआ, किस किस का, चाहे व्यवसायीकरण हुआ कृषि का, उसको हमें बताना है। इन में बता सकते हैं कृषि का व्यवसायीकरण उस बदलाव को दर्शाता है जिसमें किसान आत्मनिर्भर खेती से बाजार आधारित उत्पादन की ओर बढ़े और यह राजस्व मांग और व्यापार नेटवर्क में विस्तार का कारण हुआ। ठीक है, तो इसमें हम साफ साफ कह सकते हैं कि भाई जब एग्रीकल्चर का जब कमर्शियलाइजेशन होगा तो पहले जो लोग क्या करते थे, अपने कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करते थे, अपने कंजप्शन के लिए जो फसल उगाते थे, अब क्या करेंगे, इसको मार्केट में बेचने के पर्पज से भी उगाएंगे। ठीक है, तो इसमें कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम द सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है ना, जो जीवन निर्वाह जो कृषि जो पहले लोग करते थे, ठीक है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, उससे लोग शिफ्ट होकर के कहाँ पे आ जाएंगे, वो भाई क्रॉप्स को उसको मार्केट में बेचने के लिए अब ये प्रोडक्शन करेंगे। एंड ड्रिवन बाय द रेवेन्यू डिमांड, फिर इनका रेवेन्यू डिमांड भी क्योंकि भाई बढ़ गया था, इस कारण लोग फसल क्या करेंगे, ज्यादा उगाएंगे। एंड ग्रोइंग ट्रेड नेटवर्क भी काफी अच्छे से ग्रो करेगा, फलेगा। नाउ तो कॉज ऑफ कमर्शियल, सवाल है कि कमर्शियलाइजेशन क्यों किया गया, व्यवसायीकरण क्यों किया गया एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो रेवेन्यू कलेक्शन इन द कैश इनकरेज द मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। जब रेवेन्यू कलेक्शन काफी ज्यादा होगा तो मार्केट भी क्या होगा, मार्केट बेस्ड प्रोडक्शन भी होगा, लोगों को पैसा वगैरह देखने आएगा। नाउ एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड रूट्स फैसिलिटेट द क्रॉप्स एक्सचेंज। ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे, तरह तरह के फसल उगाएंगे क्योंकि उस समय का इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड दोनों होता था। नाउ वो बढ़ गया था। इंक्रीज द डिमांड फॉर द कैश क्रॉप के डिमांड बढ़ गया, जैसे खास कर उसको बोलता है कैश क्रॉप, कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब सारे क्या नकदी फसल में आते हैं। इसका सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, सोसाइटी में आप देखिए शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन टू कमर्शियल क्रॉप, जहाँ पे लोग, आपको मालूम है, अब पहले जो राइस, आपको मालूम है, वीट, ये सब उगाते थे, जो अनाज हम लोग कंजप्शन करते थे, अब लोग कौन सा फसल उगाने लगेंगे, कॉटन, इंडिगो, शुगर केन, क्योंकि ये कैश क्रॉप था। ठीक है, आप समझ सकते हैं। नाउ यानी एक कमर्शियल क्रॉप आप लोग ज्यादा उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। इमरजेंस ऑफ द रूरल मार्केट, जो देहात की जो क्या होगा, जो बाजार हो गया, उसका इमरजेंस होगा, जैसे मंडी वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ग्रोथ ऑफ द मर्चेंट्स क्लासेज, और इसमें जो व्यापारिक जो वर्ग है उसका उदय होगा। नाउ इंक्रीज इन द डेप्थनेस अमंग द पीजेंट्स ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइस। लेकिन होगा क्या, मार्केट प्राइस कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ठीक है, जिसके कारण जो किसानों की हालात में ज्यादा सुधार, ज्यादा तरक्की, उन्नत देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लिमिटेशन क्या था इसका, जब फसलों का जब क्या हुआ, जब कमर्शियलाइजेशन हुआ, व्यवसायीकरण हुआ, तो इसका हम सीमा देखेंगे, इसकी चुनौतियां देखेंगे, लिमिटेशन देखेंगे। तो बेनिफिट्स वेर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर से बता रहा हूँ भाई बेनिफिट सबको बराबर का नहीं हुआ, असमान लाभ हुआ, मतलब किसी को ज्यादा हुआ, किसी को कम हुआ, किसी को हुआ ही नहीं। एंड फेवरिंग द जमींदार एंड द मर्चेंट्स ऑफ द पीजेंट्स, और सबसे ज्यादा जब फसल का जब कमर्शियलाइजेशन हुआ, व्यवसायीकरण हुआ, तो इससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिला वो जमींदार को मिला और व्यापारी वर्ग को मिला, किसान को उतना नहीं मिला। ठीक है ना। एंड डिपेंडेंस ऑन द मॉनसून एंड द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हिंडर द लार्ज स्केल कमर्शियलाइजेशन। हाँ, लेकिन जितना कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए उतना नहीं हुआ। इसके पीछे का मेन वजह है कि जो क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी कमी थी, इरेगुलर मॉनसून, बारिश के पानी पे डिपेंडेंट होना, तो आप समझ सकते हैं। नाउ यानी उतना लार्ज स्केल पे कमर्शियलाइजेशन, व्यवसायीकरण नहीं हुआ। हम कंक्लूजन में साफ बोल सकते हैं कि व्हाइल कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक डायनामिज्म, it also exposed
रूरल सोसाइटी टू वल्नरेबिलिटी लाइक द इंडेपेंडेंस और द एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, हम कह सकते हैं कि कमर्शलाइजेशन से प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई उसमें डाउट नहीं है, ठीक है भाई, अलग अलग लोग फसल भी उगाए, लेकिन इससे एक जो बात जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी वो ये रखनी पड़ेगी कि भाई इंडेपेंडेंस भी बढ़ा, कर्ज भी बढ़ा किसानों का, और उनका शोषण भी ज्यादा हुआ, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसका जो है 7वां सवाल, ठीक है, 7वां सवाल हो गया, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द आईने अकबर एज ए सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मुगल एग्रेरियन सोसाइटी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है, सीबीएसई के द्वारा, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें बोला जाए कि एग्जामिन द सिग्निफिकेंस, यानी हमको क्या करना है, आईने अकबरी आपको मालूम है जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, इसका हमें महत्व बताना है, ठीक है, क्योंकि ये हमें मदद करता है उस समय की जो मुगल जो क्या थी, जो कृषि जो प्रणाली जो थी उसको समझने में, ठीक है। नाउ इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं सबसे पहले कि आईने अकबरी जो है इसको किसने कंपाइल किया है, इसको इसमें जो कंपाइल किया है अबुल फजल ने किया हुआ है। नाउ एंड इज अ सेमिनल टेक्स्ट दैट ऑफर इंसाइट इनटू द मुगल एग्रेरियन इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द अकबरियन, ठीक है। तो ये किताब हमें बताती है अकबर के समय की, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय की प्रशासन कैसी थी, ये हमको समझने में एक यहाँ पे अहम भूमिका निभाती है। तो इसमें बताया जाए आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा यहाँ पे क्या है संकलित है, अकबर के शासन काल की कृषि अर्थव्यवस्था और प्रशासन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हाँ, तो आईने अकबरी में क्या क्या चीजें ध्यान रखना, तो इसमें आपको मालूम है जब्ती जैसे बात की गई है, ठीक है, यानी आपको मालूम है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाइक जब्ती की बात कही गई है, ठीक है, कि इसमें जो है जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था उसको हम लोग जब्ती कहते थे, जिसमें आपको मालूम है कि 10 साल में भाई कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से वहां पे टैक्स रेवेन्यू लगाया जाता था। ना इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रॉप्स, इसमें आईने अकबरी में हमें कौन कौन से फसल उगाए थे इसका जिक्र किया गया है, ईयरली समय का पैदावार कैसा था, सीजनल वेरिएशन कैसा था। नाउ इनसाइट इनटू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, सामाजिक आर्थिक जो हालात जो थे कैसे थे किसानों के और जमींदारों के, ये बताया गया। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक महत्व अगर हम देखें तो इसमें कुछ स्टैटिक्स भी हैं, कुछ डेटा वगैरह दिए गए हैं, ठीक है, ये भी हमें पता चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क दिया गया है कि मुगल एम्पायर कैसा चलता था, उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी। नाउ अगला पॉइंट हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट, जमींदार एंड द पीजेंट। ये तीन लोगों के रिलेशन को बताता है, ठीक है ना, जिसमें आपको मालूम है स्टेट हो गया, जमींदार हो गया और ये पीजेंट्स हो गए, ये तीनों के बारे में बताता है। सर्व एज ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू अकबर्स पॉलिसी एंड रिफॉर्म, ठीक है। तो ये एक अच्छी किताब है जो बताता हमें कि अकबर की पॉलिसीज क्या थी और रिफॉर्म सुधार क्या थे, इनकी नीतियां क्या थी, इसके बारे में बताता है। हाँ, आईने अकबरी की लिमिटेशंस क्या, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। लिमिटेशन मतलब सीमाएं, इसमें क्या क्या यहाँ पे कमियां रही, खामियां रही। तो रिफ्लेक्ट स्टेट सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, तो इसको जो क्या किया गया आईने अकबरी जो हो गया, ठीक है, जो आईने अकबरी हो गया इसको स्टेट से पर्सपेक्टिव से देखा गया है वहां पे, न कि जमींदार और पीजेंट्स के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब आईने अकबरी जो था एक स्टेट स्पॉन्सर्ड बुक था, लिटरेचर था, ठीक है। एंड ऑफन आइडियलाइजिंग द अकबर पॉलिसी, इसमें क्या किया गया अकबर के पॉलिसीज को अच्छा कहा गया, इसमें सराहा गया है, ठीक है। भाई कोई भी राजा क्या करेगा जब अपनी किताब लिखवाएगा तो उसमें अपनी तो बड़ाई करेगा ही करेगा, उसमें अपनी आलोचनाएं तो लिखेगा नहीं, ठीक है। वैसे ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ऑन द रीजनल वेरिएशन इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, उसमें ये इस चीज का बहुत कम जिक्र है कि जो डिफरेंसेस जो थे, आर्थिक जो क्या थे असमानताएं थी, उसका इसमें कोई जिक्र ज्यादा नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि आईने अकबरी जो है, हाँ, लेकिन अभी भी एक बहुत अच्छा जो अनिवार्य सोर्स रहा है उस समय के मुगल एग्रीकल्चर सोसाइटी को समझने में, सिस्टम को समझने में, डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन, क्योंकि हाँ लिमिटेशन भी है, ऑफरिंग विंडो इनटू द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द एम्पायर। लेकिन हाँ, ये पूरी की पूरी किताब तो हमें उस समय के बारे में नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ एक ही खिड़की का काम करेगा जिससे हम थोड़ा मोड़ा झांक सकते हैं कि भाई जो उस समय की जो मुगल जो इकोनॉमी जो थी कैसी थी, मुगल एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सवाल रहे, ठीक है, ये आपके हिंदी मीडियम में रहा, ठीक है, और आप यहाँ से देख लेना। अब हमारा यहाँ पे ये सवाल जवाब खत्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 पूरा खत्म हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है 3rd, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।